सारे पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी अपना अपना काम कर रहे थे और उसी बीच फोन की घंटी बजती है। पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वो जिस केस से सामना करने वाले हैं वो कलकत्ता के गलियारे में एक नई हवा बहा देगा। बहरहाल पुलिस ऑफिसर फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक डरी हुई सी सहमी आवाज उसे सुनाई देती है। सर, आग 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 कहां? 1 मिनट, आराम से। सर, आग लगी है। आप कहां से बोल रहे हैं? सर, मैं रॉबिन्सन स्ट्रीट से बोल रहा हूं। यहाँ 3 नंबर बंगले में से धुआं निकल रहा है। मैं उनका पड़ोसी बात कर रहा हूं। आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। आप सब घर से बाहर मत निकलिएगा और कोई भी आग के पास मत जाइएगा। ये बोलकर पुलिस ऑफिसर फोन नीचे रख देता है और यूनिट को साथ चलने के लिए ऑर्डर देता है। अलर्ट एवरीवन, रॉबिन्सन स्ट्रीट के 3 नंबर बंगले में आग लगी है। जल्दी से फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करो और एक एम्बुलेंस पहुंचाओ और 2 यूनिट्स मेरे साथ चलेंगी। लेट्स मूव। पुलिस यूनिट एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के साथ रॉबिन्सन स्ट्रीट के 3 नंबर बंगले के सामने पहुंचती है। पुलिस देखती है कि बंगले की खिड़की से धुआं निकल रहा है। ये धुआं बढ़ते बढ़ते विशाल रूप लेने लगता है। कुछ पड़ोसी अपनी खिड़की से और कुछ अपनी बालकनी से इस घटना को देख रहे हैं। पड़ोसियों के मन में पहले तो डर था, लेकिन अब साथ ही साथ शक भी पैदा हो रहा था। बढ़ते हुए धुएं को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और सड़क पर खड़े लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। अरे ये तो पार्था का घर है ना? सारे पागल रहते हैं इधर। कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? शॉर्ट सर्किट होने से इतना धुआं नहीं निकलता। धुआं देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आग लगी है। तुम्ही की बोलचा, शुभ बोलो। अगर आग लगी है तो अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई शोर भी नहीं। इतनी शांति कैसे है? हो सकता है धुएं की वजह से घर के सब लोग बेहोश हो गए हो। पुलिस भी लेट आई है। धुआं कब से निकल रहा है मालूम है? ये पुलिस का ऐसा ही है, हमेशा लेट। पुलिस। चलिए, रास्ता छोड़िए। ताड़ाताड़ी हटो बाबू। पुलिस मौके का जायजा लेती और पूछती है कि हमें कॉल किसने किया था। एक पड़ोसी जो अपने घर के बाहर खड़ा था वो पुलिस को हाथ उठाकर बोलता है, सर, मैंने कॉल किया था। ठीक है सर, काफी देर से वहां उस खिड़की से धुआं निकल रहा है। हमने बाहर से आवाज भी दी, पार्था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। ओनर का नाम पार्था है? ओनर तो औरबिंदो अंकल है, पार्था उनका बेटा है। अंदर कितने लोग हैं? सर, अंदर में पार्था, उसकी बहन, औरबिंदो अंकल और 2 कुत्ते हैं। ठीक है, आप अपनी जगह पर ही रहें, हम चेक करते हैं। हेलो पार्था, कोई है? लगातार पुकारने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम से गेट को तोड़ने का ऑर्डर देते हैं। तोड़ दो गेट। जैसे ही पुलिस गेट तोड़कर घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। सारे पुलिसकर्मी धुएं से बचने के लिए अपने अपने मुंह पर रुमाल निकाल कर रख लेते हैं। पुलिस घर में घुसकर जहां से धुआं निकल रहा होता है उस तरफ भागती है। धुएं का पीछा करते करते पुलिस बाथरूम के सामने जा पहुंचती है। पुलिस बाथरूम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाथरूम शायद अंदर से लॉक था। पुलिस ऑफिसर खांसते खांसते ऑर्डर देते हैं, गेट तोड़ो जल्दी। यूनिट के 2 लोग मिलकर अपने कंधे के जोर से बाथरूम का गेट तोड़ देते हैं। जैसे ही गेट खुलता है सामने एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। घर में हर तरफ धुआं था, कुछ भी ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था। पुलिस के साथ वहां फायर फाइटर्स भी मौजूद थे जो पुलिस के साथ साथ ही चल रहे थे। एक डॉक्टर्स की टीम भी थी जो घर के बाहर खड़ी हुई थी। घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा होने लगी थी।
पुलिस ने बाथरूम का गेट तोड़ा तो उन्हें वहां बाथ टब में एक इंसान की लाश दिखाई दी जो पूरी तरह से जली हुई थी। लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि यह लाश किसकी है। यह बहुत ही मुश्किल काम था। बाथरूम के अंदर कुछ जगहों पर आग भी लगी हुई थी, जिसे देख पुलिस वाले अंदर घुसने लगे। सर रुकिए, अंदर काफी आग है, लेकिन वहां जमीन पर कोई इंसान है। ठीक है, हम पहले अंदर जाते हैं, फिर आप आइएगा। ओके। फायर फाइटर्स ने बाथरूम के अंदर जाकर सबसे पहले आग को कवर करते हुए पुलिस कांस्टेबल की मदद से उस आदमी को उठाकर बाथरूम के बाहर भेजा। जल्दी जल्दी ये एरिया कवर करो। द बॉडी इज इन बैड कंडीशन, हेल्प मी आउट। इन्हें जल्दी से बाहर निकालो। ओके सर, केयरफुल, संभल कर। फायर फाइटर्स और कांस्टेबल मिलकर बॉडी को उठाते हैं। बाथ टब से बॉडी को निकालने का काम इतना आसान नहीं था। बॉडी के कुछ हिस्से बुरी तरह से बर्न हो चुके थे और साथ ही वो लोग ये नहीं चाहते थे कि फॉरेंसिक टीम की जांच से पहले बॉडी जिस कंडीशन में थी उससे ज्यादा खराब हो जाए। सर ठीक से पकड़ लिया? हाँ, बाहर निकालना शुरू करो। फायर फाइटर और कांस्टेबल उस आदमी को बाहर लाकर जमीन पर लिटा देते हैं। जलने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और उसकी बॉडी जलने से काली पड़ चुकी थी। साहब, बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है। हाँ, बाहर जाओ, डॉक्टर्स को बुलाओ। ये कहीं पार्था तो नहीं? पता नहीं, बाहर एक पड़ोसी ने बोला था कि पार्था अपने बाप के साथ रहता है और अरबिंदो, ये वो भी हो सकता है। सर, डॉक्टर्स आ गए। हेलो सर। हेलो डॉक्टर, ये रही बॉडी। ओके, वील चेक इट। घर में और भी लोग थे, कोई दिख नहीं रहा है? हाँ सर। पूरे घर को अच्छे से चेक करो यूनिट के साथ, देखो बाकी लोग कहाँ हैं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से घर में और भी लोग होने चाहिए थे। ओके सर। यूनिट अलर्ट, आप सब लोग घर के एक एक कोने को अच्छे से चेक करेंगे, कहीं और कुछ मिलता है तो। ओके ओके सर। ओके, नाउ डिस्पर्स। कहीं बाकी सब इसी की तरह नहीं, आई हैव टू बी पॉजिटिव। लेकिन घर में किसी और की आवाज क्यों नहीं आई अभी तक? इसी टेंशन में पुलिस ऑफिसर अपने नाखून चबा रहा था। उसके सामने पहले से ही एक बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर वो पहले ही परेशान था, लेकिन वहां सब अपना अपना काम करने में बिजी हो गए। और तभी डॉक्टर बॉडी के पास जाकर बैठता है और हाथ में ग्लव्स पहनता है। उसके बाद वो पहले अपने हाथ से उस बॉडी के चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे को हिलाता है। उसके बाद बॉडी के हेड को चेक करता है, कोई चोट का निशान तो नहीं है। फिर नेक को चेक किया जाता है कि उस पर कोई मार्क्स तो नहीं आ गया है। डॉक्टर उसके हाथ को चेक करता है जो पूरी तरह से जल चुके थे। डॉक्टर बॉडी को थारोली चेक करता है। बॉडी बर्न टू डेथ, मल्टीपल ब्रूजेस ऑफ बर्न, लेकिन कोई भी चोट का निशान नहीं है। कोई जबरदस्ती की हो किसी ने? नो सर, नो साइंस ऑफ दैट। कोई फाउल प्ले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। बाकी फर्दर चेकिंग के लिए हमें बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। डॉक्टर्स की टीम बॉडी के आसपास मार्किंग करती है और दूसरी तरफ फायर फाइटर्स ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया था और अब धीरे धीरे घर से धुआं भी साफ होने लगा था। पुलिस बाथरूम को सील करती है। पुलिस के लिए अभी भी मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी। साहब, ये डॉक्टर शायद कम पढ़ा लिखा है। कुछ भी मत बोलो। साहब, ये बोल रहा है कि कोई चोट के निशान नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है, तो क्या इसने खुद को आग लगा ली? वो कम पढ़ा लिखा नहीं है, तुम बेवकूफ हो। तुम शायद ये भूल रहे हो कि दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसा हो सकता है कि इसने खुद से आग लगाई हो। सॉरी सर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये सुसाइड है या मर्डर, और आखिरकार ये बॉडी है किसकी? फॉरेंसिक टीम जो वहां पर मौजूद थी वो बाथरूम में से ड्रेसेस इकट्ठा कर रही थी। बॉडी के कुछ पार्टिकल्स और फ्लैश के टुकड़े थे जो बाथ टब से चिपके हुए थे, जिन्हें वो लोग बड़ी ही सावधानी से उठाकर एविडेंस बैग में रख रहे थे। और उस एविडेंस बैग को उठाकर वो लोग एक बॉक्स में संभाल कर रख रहे थे। फायर फाइटर्स बाथरूम को क्लियर करते हैं। सर, अब अंदर कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर्स बाथरूम को अच्छे से चेक करते हैं,
लेकिन उन्हें मर्डर का कोई भी क्लू नहीं मिलता। जो कुछ भी सबूत थे वो शायद आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बाथरूम के गेट से फिंगरप्रिंट्स उठाए और उन्हें वहां एक छोटा कंटेनर भी मिला जिसमें केरोसिन की स्मेल आ रही थी। पुलिस ऑफिसर उस लाश के बारे में और जानने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक उसे दूसरे कमरे से सर यहाँ आइए, हमें कुछ मिला है। पुलिस ऑफिसर के ये सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। वो रूम की तरफ जाने लगता है। रूम के पास पहुंचकर हाँ बोलो, क्या मिला है? कांस्टेबल वहां बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करता है। एक जिंदा आदमी को देखकर पुलिस ऑफिसर की जान में जान आ जाती है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। हेलो सर। वो इंसान कोई जवाब नहीं देता है। सर आप ठीक तो हैं? क्या आप ही पार्था हैं? सर हाँ मैं ही हूँ पार्था। कांस्टेबल इसे ब्लैंकेट दो और धुएं से बाहर ले जाओ, और हाँ पानी पिलाओ इसे, मैं आता हूँ। पार्थो के मिलने से पुलिस यूनिट अपना सर्च रोक देती है। एक कांस्टेबल आकर पार्थ को एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। कांस्टेबल पार्थो को उठाकर घर के बाहर ले जाने लगा। पार्थो बाहर जाते हुए अपने घर को देखता है जहां पुलिस, डॉक्टर्स और फायर फाइटर्स का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन वो बिना किसी से कुछ कहे पुलिस के साथ घर के बाहर आ जाता है। बाहर आकर पार्थो बैठ जाता है। एक कांस्टेबल आकर उसे पानी की बोतल देता है। पार्थ एकदम चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। सर पार्था सर, आप ठीक हैं? पार्थो हाँ में अपना सिर हिलाता है। ये सब कैसे हुआ? आपको कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता। पार्थो ये कहकर अपना हाथ ऊपर कर देता है जिसमें एक लेटर था। पुलिस ऑफिसर ने पार्थो के हाथ से वो लेटर ले लिया। ये क्या है सर? सर ये एक सुसाइड नोट है। पूरा पढ़ने के बाद पता चला कि वो लेटर अरबिंदो का था जो उसने खुदकुशी करने से पहले लिखा था। सर ये लेटर आपको कहां से मिला? क्या आपके फादर ने खुद इस लेटर को लिखा है? पुलिस ऑफिसर बार बार पार्थो से सवाल कर रहा था लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ऑफिसर परेशान हो गया और कांस्टेबल को आवाज लगाने लगा। कांस्टेबल ये लेटर लो और इसे एविडेंस बॉक्स में डालो और फॉरेंसिक टीम के पास भेजो। सर इसके हाथ से मिला है, इसी से पूछो किसने लिखा है। तुमसे जितना कहा जाए उतना काम करो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं यहाँ। सॉरी सर, मैं अभी इस लेटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देता हूँ। पर सर इसने कुछ बताया? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। लगता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर ही सवाल जवाब करने होंगे, तभी हमें कुछ पता चलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये लाश औरोबिंदो की ही है। लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि इस उम्र में आकर एक इंसान जिसका 40 साल का बेटा है वो खुदकुशी क्यों करेगा? सर आपको इस पे शक है? पता नहीं, अभी तक तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने कुछ किया है। और फिर ये लेटर मिलना जिसे देखकर इसके ऊपर शक करने की गुंजाइश और भी कम हो गई है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि अगर ये घर में था और इसके फादर ने सुसाइड करने की कोशिश की तो इसने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये चुपचाप सब कुछ होते हुए देखता क्यों रहा? हाँ सर, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, इसे कुछ पता ही नहीं चला, ये कैसे पॉसिबल है? वही, खैर ये लेटर भेजो और इसे भी लेकर चलो स्टेशन। वहीं अरबिंदो की बॉडी को डॉक्टर्स की एक टीम ब्लैक कॉफिन में रखते हैं और उसे चादर से ढक दिया जाता है। कंपाउंडर्स कॉफिन लेकर बंगलों के बाहर आए और एम्बुलेंस में उस बॉक्स को रख दिया। तब तक 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका था, जो कि अपने तरीके से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर घर के अंदर क्या हुआ है। बॉडी को लैब ले आओ। ठीक है सर, वहां तुम्हें डॉक्टर्स की टीम मिलेगी, उन्हें रिपोर्ट करना। मैं भी पहुंच रहा हूं, फिर हम बॉडी को एग्जामिन करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उससे पहले स्टाफ में से कोई भी बॉडी के पास नहीं जाएगा। इतने में ही वहां पुलिस ऑफिसर आ गया। डॉक्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। बॉडी के बारे में जितना जल्दी से जल्दी कुछ पता लग सके कि इसके लिए बेटर होगा। ओके सर, मैं इसे प्रायोरिटी पर रखता हूं। जैसे ही कुछ पता चलता है, I'll keep you posted. Will that be okay? परफेक्ट।
ओके, अभी हम निकलते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस जाने लगी। बाहर भीड़ होने की वजह से पुलिस एम्बुलेंस की मदद करती है एम्बुलेंस को बाहर निकालने में। बंगलों के बाहर खड़े लोग किसी की बॉडी को बाहर आते देख अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। ब्लैक कॉफिन को देख समझ आ गया है कि अंदर किसी न किसी की तो मौत हुई है। अंदर पक्का कुछ गलत हुआ है। हाँ, लेकिन ये बॉडी किसकी थी? घर में तो काफी लोग हैं। हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? किसी की आवाज भी नहीं आ रही। इनके कुत्ते भी थे ना, उनकी भी आवाज नहीं आ रही। आग बड़ी लगी थी शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके सब। अरे तुम हमेशा उल्टा बात करता है। ऐसा भी तो हो सकता है बेहोश हो गया बाकी लोग। अरे वो देखो, पार्था, पुलिस उसको लेकर जा रही है। मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। पुलिस ने पार्थो को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया और सायरन की आवाज के साथ गाड़ी घर से बाहर चली गई और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और चूंकि अभी तक पूरी तरह से यह पता नहीं चला था कि यह सुसाइड था या मर्डर, इसी वजह से घर के अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं दी गई थी। पुलिस की गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से सायरन बजाते हुए बढ़ रही थी। पार्थो पुलिस की गाड़ी में एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। पुलिस वाले उसे शक भरी नजरों से बार बार घूर कर देख रहे थे। पार्थो की चुप्पी पुलिस को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। ज्यादातर घर में इस तरीके का हादसा होने पर घर का इंसान अपने इमोशंस दिखाता है, लेकिन पार्थो के मुंह से ना तो कोई शब्द निकल रहा था, ना ही उसकी आंखों से कोई आंसू था। आजकल के लोग कितने हार्टलेस हो गए हैं। बाप के मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। और नहीं तो क्या, बाप तुम्हें पाले और तुम उसे इतना परेशान करो कि सुसाइड ही कर ले। इस उम्र में अगर बाप सुसाइड कर ले तो किसकी गलती है? बच्चों की और किसकी? करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला तुम। लेकिन क्या फायदा बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने का? अब अंकल इतने बड़े घर के मालिक थे, क्या हुआ उसके साथ देख लो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि बच्चों के नाम। इतने में पुलिस की गाड़ी स्टेशन के सामने आकर रुक गई। पार्थो पुलिस की गाड़ी में बैठकर बस पुलिस वालों की बातें सुन रहा था। ना वो कोई जवाब देता है और ना ही उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। पुलिस वाले गाड़ी से बाहर उतरते हैं और पार्थो को भी अपने साथ उतारते हैं। एक पुलिस वाले ने पार्थो का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि पार्थो को अभी तक हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि अभी ना तो वो रिमांड पर था और ना ही उस पर अभी कोई अपराध साबित हुआ था, ना ही अपराध की साजिश की कोई बात सामने आई थी। पार्था को अंदर ले जाओ रूम में और वहां कुर्सी लगवाओ 2। ये कहकर पुलिस ऑफिसर अपने केबिन में चला गया। कांस्टेबल ने पार्थो को अंदर ले जाकर बिठा दिया। पार्थो वहां चुपचाप बैठा हुआ था। कांस्टेबल्स उसके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया। रूम में पहुंचकर ऑफिसर ने देखा कि पार्थो काफी डरा हुआ लग रहा था। सर, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या पानी? पानी। कांस्टेबल इधर आओ। कांस्टेबल रूम के अंदर गया। एक काम करो, पानी लेकर आओ सर के लिए और 2 चाय भी, जल्दी। सर 2 चाय क्यों? एक मेरी और एक पार्था सर की। लेकिन सर, जितना कहा जाए उतना करो। अभी हम सर को सिर्फ पूछताछ के लिए लाए हैं। अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। बेसिक ह्यूमैनिटी है कि नहीं तुम्हारे अंदर? जब जुर्म साबित होगा तब की तब देखेंगे। ओके सर। सर देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप आराम से बैठिए और मैं जो भी पूछूं उसे ध्यान से सुनकर, सोच समझकर सच सच जवाब दीजिए। पार्थो उसे एक नजर देखता है और तभी वो कांस्टेबल चाय और पानी लेकर रूम में आ गया। सर, ये रही आप दोनों की चाय और सर के लिए पानी भी। पार्थो कांस्टेबल की तरफ देखता है और अपना सर
नीचे कर लेता है। सर, आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी नहीं। आप आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, मैं तभी आपसे कुछ पूछूंगा। पुलिस ऑफिसर को लगा कि शायद पार्थो कांस्टेबल के सामने कुछ भी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा और ये देखकर कांस्टेबल रूम से बाहर चला गया। देखिए सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप अभी बात करने की हालत में नहीं है। आपके घर में जो हादसा हुआ है उसके बाद बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। आपके खुद के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होंगे और ऐसे में किसी और के सवालों का जवाब दे पाना काफी मुश्किल है। उसके ऊपर से हम लोग आपको यहाँ पुलिस स्टेशन में ले आए, जबकि आपको अभी अपने घर होना चाहिए था। यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर बड़े बड़े क्रिमिनल डरने लगते हैं, तो आप तो फिर भी एक सीधे साधे इंसान मालूम होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपको हिम्मत करके कोशिश करनी पड़ेगी कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब दें, जिससे हम इस केस के बारे में और जानकारी कलेक्ट कर सकें। पार्थो ऑफिसर की बात सुन रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। सर देखिए, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका चुप रहना केस को और उलझाएगा। अगर आप चुप रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां असल में क्या हुआ था। ठीक है सर, क्या आपके फादर से लड़ाई हुई थी आज या थोड़े दिन पहले? नहीं। देखा, इतना आसान है। मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब भी दे दिया। बस इसी तरह आपको मेरे सवालों का जवाब देना है। अब ये बताइए कि क्या आपके फादर का किसी से झगड़ा था, या कोई लोन या फिर किसी तरीके का कोई दबाव हो जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपके फादर ने आपको कुछ बताया था या बताने की कोशिश की हो? नहीं। तो सर, जब ये सब हुआ, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके फादर ने अपने आप को बाथरूम में लॉक करके खुदकुशी करने की कोशिश की, तब क्या आप वहीं थे? हाँ। तो आपने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? मैं घर में था, लेकिन मैं सोया हुआ था। अगले पल जब मेरी आंखें खुली तो घर में हर तरफ धुआं ही धुआं था। जैसे तैसे मैं बाथरूम के गेट तक पहुंचा, जहां से धुआं उठ रहा था। मैंने गेट खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन पापा के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, और वो सुसाइड नोट आपको कहां से मिला? गेट तोड़ने के लिए जब मैं कुछ ढूंढ रहा था, तभी साइड टेबल पर वो लेटर दिखा और मैं समझ गया कि अब कोई फायदा नहीं है। ऐसी कोई चीज हुई हो आपके फादर के बारे में पिछले कुछ दिनों में जिसे देखकर आपको अजीब लगा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है सर, जो सुसाइड नोट आपके फादर ने छोड़ा है, क्या वो उन्हीं की हैंडराइटिंग में है? शायद हाँ। सर, शायद से काम नहीं चलेगा। आप एक बार सोच कर बताइए कि क्या वो उन्हीं की हैंडराइटिंग थी? हाँ हाँ। पुलिस ऑफिसर एक के बाद एक सवाल पूछता गया और पार्थो उसका जवाब देता गया, लेकिन पार्थो के जवाब से ऑफिसर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उसे पार्थो की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि इन जवाबों में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से पार्थो पर शक किया जाए, और अभी तक कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला था जो पार्थो के खिलाफ जाता हो। आपने आखिरी बार अपने फादर को कहां देखा था और कब देखा था? कल रात को, जब वो अपने रूम में जा रहे थे। आपकी कुछ बात हुई थी उनसे? उन्होंने कुछ बोला हो आपको? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं। उन्होंने बस मुझे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा था। और उसके बाद वो अपने रूम में चले गए। ठीक है सर, लेकिन आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? पार्थो ना में अपना सिर हिलाता है। देखिए सर, अगर कुछ भी ऐसा है जो हमें जानने की जरूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी बता दीजिए। पार्थो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, आप कुछ वक्त ले लीजिए और अच्छे से सोच लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं। अगर आपको कुछ भी याद आता है तो बाहर कांस्टेबल खड़ा है, उसे बोलकर मुझे बुलवा लीजिएगा। ध्यान रखिए, मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके सर? ये कहकर पुलिस ऑफिसर पार्थो को रूम में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। ऑफिसर बाहर आकर पार्थो के एक एक जवाब के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ सर?
किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं आप? बस ये पार्था के बारे में सोच रहा था। कुछ बताया सर उसने? बताया, लेकिन जो कुछ भी उसने बोला वो हमारे काम का नहीं है। आपको क्या लगता है सर, ये आपसे कुछ छुपा रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि कोई तो बात है जो वो बता नहीं रहा है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन है। मैं जब भी उससे कुछ पूछता हूं ना उसके फादर के बारे में, तो ऐसा लगता है कि कोई बात है जिसको वो बोल नहीं रहा है। तो ठीक है, आप मुझे मौका दीजिए, दूसरे तरीके से पूछ के देखते हैं। नहीं, वो पहले से ही बहुत डरा हुआ है। अगर उसे डराया, धमकाया या डंडे का जोर पर उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की ना, तो ऐसा ना हो कि वो कुछ बोले ही ना। और वैसे भी कुछ देर पहले ही उसके घर में हादसा हुआ है। अगर हम भी उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो ये हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी होगी। तो फिर आपने क्या सोचा है? तभी एक सब इंस्पेक्टर उसके पास आता है। सर, अरविंद की बॉडी लैब पहुंच गई है और फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है, उन्हें बोलो कि पहले टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा ले। रुको, मैं ही फोन करता हूँ। और पुलिस ऑफिसर ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को फोन लगाया। हेलो डॉक्टर, बॉडी लैब आ गई है, वी आर स्टार्टिंग। टू गुड डॉक्टर, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि बॉडी का टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लीजिएगा पहले। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कोई फाउल प्ले हुआ है या नहीं। सर, सबसे पहले वही हो रहा था। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके डॉक, वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने फोन कट कर दिया और कांस्टेबल वहां से निकल गया। टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आमतौर पर उन बॉडीज के साथ किया जाता है जो बुरी तरह से किसी हादसे में जल चुकी है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये पता लगाया जा सके कि आग लगने से पहले इंसान जिंदा था या नहीं। ये टेस्ट बताता है कि किसी बॉडी के ब्लड लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड का अमाउंट कितना है। सब इंस्पेक्टर कहता है, सर, आपको क्या लगता है कि अरविंद की मौत में इसका कुछ हाथ है? अभी कुछ नहीं कह सकते। बाथरूम अंदर से लॉक था, जैसा कि तुम जानते ही हो। उस वक्त ये अकेला था घर में, तो पहला पॉइंट ऑफ सस्पिशन बन जाता है ऑटोमेटिकली। अकेला था, लेकिन बाकी के घर के लोग कहाँ गए? उसकी बहन और वो 2 कुत्ते, जैसा कि उसके पड़ोसी ने बताया था। मुझे कुछ अर्जेंट याद आ गया है, मैं मिलता हूँ। पुलिस ऑफिसर जल्दी से वापस रूम के अंदर गया और पार्थो के सामने बैठ गया। सर, कुछ याद आया आपको या कुछ बोलना हो आपको? नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपकी एक बहन भी है, वो कहाँ है? ये सुनते ही पार्थो ऑफिसर की तरफ देखने लगा। आपकी बहन कहाँ है सर? घर में भी नहीं दिखी, और जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वो आपके साथ ही रहती है। आपके पड़ोसियों ने भी यही बताया। तो कहाँ है सर? कहीं बाहर गई है? वो नहीं है, मर चुकी है। पुलिस ऑफिसर रूम में पार्थो से एक सवाल पूछता है, और जो जवाब उसे मिला उसे सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अभी तक वैसे ही उसे पार्थो की किसी बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उसे हर पल यही लग रहा था कि पार्थो उससे कुछ छुपा रहा है, और अब अचानक से उसका ये कहना कि उसकी बहन मर चुकी है, ये बात पुलिस ऑफिसर को हजम नहीं हो पा रही थी। आपकी बहन मर चुकी है? कब? और ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और पार्थो ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सर, आप रो क्यों रहे हैं? सर प्लीज अपने आप को संभालिए और मुझे बताइए कि उनकी डेथ कब हुई? दिसंबर। 6 महीने हो गए। तो आपके पड़ोसियों ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी बहन भी आपके साथ रहती है? हाँ, वो मर चुकी है, पर मेरे साथ ही रहती है। सर, आप क्या कह रहे हैं? आपके साथ ही रहती है मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग साथ ही रहते हैं। 1 मिनट, आपकी बहन की बॉडी कहाँ है? वही घर के बेडरूम में। क्या? मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मर गई और मुझे छोड़कर चली गई।
पर उसने मुझसे बात करना बंद नहीं किया, इसलिए मैंने उसकी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया और उसे अच्छे कपड़े पहनाकर कवर करके बेडरूम में रख दिया। ये सुनकर ही पुलिस ऑफिसर का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो इतनी देर से बातचीत कर रहा था, उससे सवाल पूछ रहा था, उसने अपने अंदर ऐसा कुछ छिपा रखा था। पुलिस ऑफिसर ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सुना था। पार्थो की बात सुनकर ऑफिसर शॉक में चला गया। कुछ देर के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि पार्थो उससे जो बोल रहा था वो सुनकर उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था। पार्थो की ये सब बातें सुनने के कुछ ही मिनट के अंदर ही ऑफिसर रूम से भागता हुआ बाहर आया। ऑफिसर कांस्टेबल्स और बाकी यूनिट्स को अलर्ट करता है। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर आवाज लगाता है, कांस्टेबल कांस्टेबल, जल्दी से एक टीम तैयार करो अभी। सर कहाँ निकलना है? रॉबिन्सन स्ट्रीट, पार्था के घर। लेकिन सर हुआ क्या है? ये सब मैं तुम्हें वहीं पहुंचकर बताता हूँ। अभी पहले निकलने की तैयारी करो और डॉक्टर्स की टीम को भी इन्फॉर्म करो, कहो जल्द से जल्द वहां पहुंचे। ओके सर। उसके बाद पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल करने लगता है। डॉक्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर आपको अभी 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर आना होगा। क्यों, क्या हुआ ऑफिसर? सब ठीक तो है? एनीथिंग सीरियस? पार्था ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आप लोकेशन पर पहुंचिए, मैं आपको वहीं सब बताता हूं। ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ये कहकर ऑफिसर स्टेशन के बाहर निकल गया और भागते हुए गेट के पास पहुंचा, जहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। कांस्टेबल, सब रेडी है? यस सर। तो चलो 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठ गया, साथ ही कुछ कांस्टेबल्स भी गाड़ी में बैठे। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई कोलकाता की सड़कों पर भागती हुई जा रही थी। रास्ते में एक एम्बुलेंस भी पुलिस की गाड़ियों के कॉन्वॉय को ज्वाइन करती है। कुछ देर के बाद पुलिस और एम्बुलेंस रॉबिन्सन स्ट्रीट पहुंच गई। ऑफिसर गाड़ी से उतरता है। कांस्टेबल, मेन गेट बंद करो और बाकी सब प्लीज थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। सर गेट्स बंद कर दिए हैं। सब आ गए? हाँ सर। देखिए, पार्था से इंटेरोगेशन के दौरान कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर मुझे खुद बहुत बड़ा शौक लगा है। हमें घर के बाथरूम से औरोबिंदो की लाश मिली थी, लेकिन उस टाइम पर घर में एक और डेड बॉडी थी। क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अंदर आप लोग जो देखो उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो, और हमें काफी सावधानी बरतनी होगी। अंदर और कुछ भी हो सकता है। पार्था ने मुझे जो बताया है उस हिसाब से घर में उसकी बहन की बॉडी भी है, जो 6 महीने पहले मर चुकी है। 6 महीने पहले? मतलब उसने अपने बहन की बॉडी को क्रीमेट नहीं किया? नहीं, उसकी बहन दिसंबर में मर चुकी थी, लेकिन उसने उसकी बॉडी को क्रीमेट करने के बजाय उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया। एक कपड़े में रैप करके उसने उसकी बॉडी को बेडरूम में रखा हुआ है। तो सर उसने यह हमें पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, जब मैंने उसकी बहन के बारे में पूछा तो अचानक से ये सब बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमें अंदर जाना है। डॉक्टर्स, वी नीड यू इन दिस। हम लोग पहले जाएंगे और जैसे ही कुछ मिलेगा वी विल कॉल, देन यू कैन एंटर। पुलिस ऑफिसर यूनिट के साथ अंदर एंटर करता है। घर का गेट ओपन था। पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिट को 2-2 के ग्रुप टीम अप कर पार्थो की बहन की बॉडी को ढूंढने के लिए भेज देता है। सब लोग एक एक रूम को अच्छे से चेक करेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरे घर में कांस्टेबल्स एक एक कमरे में और बेडरूम को बारी बारी अच्छे से चेक करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर खुद भी रूम्स को चेक करने लगता है। वो एक रूम के सामने से निकल रहा था जिसमें से उसे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। वो उस रूम के अंदर घुस गया। इत्तेफाक से पुलिस ऑफिसर जिस रूम में एंटर करता है उसी रूम में बेड के ऊपर एक बॉडी रखी हुई थी जो कपड़े में पूरी तरह से रैप्ड थी। कांस्टेबल, कांस्टेबल, बॉडी इधर है, यहाँ। इसके बाद पूरी यूनिट उस रूम के अंदर आ गई। सब बदबू के कारण अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं। सर यहाँ तो बहुत बदबू है। ये लाश यहाँ 6 महीने से है, बदबू नहीं तो और क्या आएगी। जाओ डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो कि बॉडी मिल गई है, अब वो अंदर आ सकते हैं। ओके सर, लेकिन सर आप उनको अपने साथ ही अंदर लेके क्यों नहीं आए?
तुम आजकल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चला रहे हो, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना ही दिमाग चलाओ। सुनकर कांस्टेबल रूम से निकल गया और घर के बाहर आकर डॉक्टर्स को अंदर चलने के लिए कहने लगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम घर के अंदर घुसी और कांस्टेबल उन्हें उस बेडरूम में ले गया जहां पार्थो की सिस्टर की लाश मिली थी। यस ऑफिसर, लाश आपके सामने है। नाउ इट्स ऑल योर्स। हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। इसके लिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हो सके तो कमरे की किसी भी चीज को ना छुएं। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग भी ग्लव्स पहन लें। थैंक यू। ये कहते हुए डॉक्टर अपनी किट को पहनने लगा। फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम लाश को अनरैप्ड करना शुरू करती है। जैसे जैसे कपड़े की एक एक परत हटती है, बदबू बढ़ती जाती है। फॉरेंसिक डॉक्टर कहता है, बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है, सिर्फ स्केलेटन ही बचा है। पता नहीं कितने एविडेंस बचे होंगे। ये पार्था की सिस्टर का नाम क्या था, चेक करो। ओके सर, जैसा कि आप देख सकते हैं देयर आर मैगेट्स, पूरी बॉडी में कीड़े पड़ चुके हैं, बस स्केलेटन ही रह गए। जो आपको स्मेल आ रही है उसकी वजह यही है। और जैसा आपने बताया कि ये पिछले 6 महीने से यहाँ है, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बॉडी की कंडीशन देखकर समझ आ रहा है कि इसे मरे हुए उतना टाइम हो गया है। लेकिन डॉक्टर, अगर ये बॉडी यहाँ पर 6 महीने से है तो पड़ोस में किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? और उससे भी बड़ी बात, उन्हें बॉडी के सड़ने की स्मेल कैसे नहीं आई? सर, पार्था ने बॉडी को इतने अच्छे से रैप किया था कि कुछ स्मेल तो उसकी वजह से रुक गई। इतने में वहां एक कांस्टेबल आया। सर, इनका नाम देवजनी था। ओके, और दूसरा सर, ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है तो स्मेल बाहर जाए वो थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से बाहर काफी पेड़ हैं, पौधे भी हैं, कुछ उन्होंने भी कंट्रोल कर लिया होगा। डॉक, यहाँ कुछ खाना भी पड़ा है, इसका क्या? देवजानी के बेड के पास जमीन पर एक थाली रखी हुई थी और खाने की थाली बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा क्यों? एक मरा हुआ इंसान तो खाना खा ही नहीं सकता, और वो थाली उसी प्रकार सजी थी जैसे डाइनिंग टेबल पर किसी के लिए सजाई जाती है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर और वहां मौजूद हर एक इंसान को अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। कुछ लोग डर भी रहे थे क्योंकि बात डरने वाली ही थी। सर, ये खाना अगर आप टच करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये खाना सड़ तो चुका है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। इसमें से उतनी स्मेल भी नहीं आ रही है। लेकिन ये खाना जमीन पर क्यों पड़ा है? सोचने वाली बात ये है। ये जो खाने के आइटम्स हैं इन्हें एविडेंस बैग में डालो और उस प्लेट को भी। डॉक्टर, हम इस स्केलेटन से कुछ पता कर पाएंगे? ये तो लैब ले जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी फॉरेंसिक टीम के लोग पूरे रूम की हर एक जगह से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे भी काम करते हुए टाइम हो गया है, लेकिन इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी को ऐसे रखना, ये मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूं। एग्जैक्टली सर, मुझे इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैसे ही बेड पर से सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, हम बॉडी को ले जाएंगे। सर, पर इसे कैसे ले जाएंगे? उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिर्फ हड्डी ही बची है, तो हमें बॉडी को उठाते समय ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो हम लैब में पार्ट्स को अलग करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ हो और कोई भी डिटेल हमसे मिस हो जाए। पुलिस ऑफिसर उस स्केलेटन को लगातार देख रहा था। क्या सोच रहे हैं सर? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सुसाइड है या मर्डर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, वो भी जल्दी पता चल जाएगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई अपनी बहन को ऐसे क्यों रखेगा? इसके बारे में तो बस एक ही इंसान बता सकता है, क्योंकि अब वही जो जिंदा है। हाँ, वही जिंदा है। नहीं, और भी कोई था इस घर में। कौन? पार्था के पास 2 डॉग्स थे, वो कहाँ हैं? उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। कांस्टेबल और आप सब जाओ, घर में ढूंढो और घर के बाहर के इलाके में भी देखना। तभी पुलिस ऑफिसर्स को रूम के कॉर्नर में 2 प्लास्टिक बैग्स रखे हुए दिखाई पड़े। बड़े बड़े 2 गार्बेज बैग्स रूम के अंदर देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। वो उन बैग्स की तरफ गया और जैसे ही वो उन बैग्स को ओपन करता है,
इसमें तो हड्डियां हैं। ये हम में से किसी को दिखा कैसे नहीं अभी तक? जब आपके साथ एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हूं जिनके बारे में आपने कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिन चीजों को देखकर आप अपने आप से सवाल कर रहे हो कि क्या ये मेरे साथ सच में हो रहा है, तब आपको लगता है कि आज सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था जो सब बुरा ही बुरा हो रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा था पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के बंगले में खड़े थे। पार्थो के बयान के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी टीम लेकर उसके घर तो पहुंच गया था, लेकिन जो चीजें वो देख रहा था वो दिल दहला देने वाली थी। आग लगने से शुरू हुआ ये मामला पहले सुसाइड तक पहुंचा और अब उसके बाद एक 6 महीने पुरानी लाश का मिलना इस केस को और भी उलझा रहा था। लेकिन इस केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझी जब 2 प्लास्टिक बैग्स बरामद हुए जो हड्डियों से भरे हुए थे। पुलिस ऑफिसर उन प्लास्टिक बैग्स में से हड्डियों को निकालकर रूम के फ्लोर पर रख रहा था। पहले उसने एक खोपड़ी निकाली, उसके बाद शरीर के बाकी अंग और ऐसे ही दूसरे बैग में जो भी एक खोपड़ी निकली और साथ ही शरीर के बाकी अंग भी। एक एक करके जब वो हड्डियां बाहर निकाल रहा था, उसे देखकर वहां मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी लोग शॉक में थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बैग में से हड्डियां निकालने से पहले डॉक्टर के असिस्टेंट देवजानी के स्केलेटन्स की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वहां मौजूद जो भी सबूत था उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हर एक चीज की फोटो बड़ी बारीकी से खींची जा रही थी। वहां बड़ी थाली जिसमें खाना सड़ चुका था, उसकी भी फोटो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्लिक कर रहा था। प्लास्टिक बैग्स को खाली कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा होकर उन हड्डियों को देख रहा था। डॉक्टर उसके पास पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर अपने हाथ में खोपड़ी को उठाकर कहने लगा, डॉक्टर, ये हड्डियां तो किसी जानवर की लगती हैं। बिल्कुल सही पहचाना, ये जानवर की ही हड्डियां हैं। ऑफिसर, आपने बताया था पार्था के पास 2 डॉग्स थे जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। हाँ ऑफिसर, मैं आपको बता दूं कि आप उनको ढूंढना बंद कर दो, ये उन्हीं 2 डॉग्स की हड्डियां हैं। लेकिन पार्था ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर, उसने तो पहले ये भी नहीं बताया था कि इस घर में एक और लाश है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने आपसे ये बात भी छुपा ली। डॉक्टर, आप श्योर हैं ये डॉग्स की बॉडी है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर और साइज देखकर तो यही लग रहा है कि ये एक डॉग है। जैसे कि इसका मैंडिबल है, इसका ये फ्लेक्सिबल स्पाइन है जो कि कैट्स में भी होता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है। बाकी मुझे टेस्ट करने होंगे टू बी 100% श्योर। ओके डॉक। सर, बाहर मीडिया आ चुकी है। कितने लोग हैं? लगभग सभी चैनल्स के लोग हैं। काफी भीड़ है बाहर। तो जाओ, उन्हें कंट्रोल करो। सर, वो बस आपसे मिलना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं। शोर मचा मचा कर परेशान कर दिया है। कांस्टेबल, तुम जानते हो ना यहाँ क्या चल रहा है। मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है। उन लोगों को घर के बाहर ही रखो, देखना बस कोई घर के अंदर ना आए। ये केस बहुत सेंसिटिव है। मैं ट्राई करता हूँ सर। और ध्यान रहे कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए। अगर मुझे ये न्यूज दिखाई दी कि गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है, तो मैं सबके गुप्तांग सुझा दूंगा। ठीक है सर, समझ गया। यस डॉक्टर, पर एक बात मुझे नहीं समझ आ रही कि पहले बहन की बॉडी को घर में रख लेना और उसके बाद अपने डॉग्स की बॉडी या हड्डियां जो भी कहें उसको भी बचा कर रखना, ऐसा कोई क्यों करेगा? पता नहीं ऑफिसर, ये बताना बहुत मुश्किल है कि पार्था ने इन बॉडीज या हड्डियों को क्यों अपने साथ रखा हुआ था। आप सब लोग प्लीज अभी थोड़ा ध्यान से, ये बॉडीज की जो हड्डियां हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इस केस के लिए भी कोशिश कीजिए कि आप किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय ना करें। पुलिस ऑफिसर रूम के बाहर आकर खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि कोई इंसान अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा क्यों करेगा। और जब से उसको डॉग्स की बॉडी मिली थी, तब से ये बात उसे और परेशान कर रही थी। ऑफिसर, हमने बॉडीज को उठा लिया है और अब उन्हें फॉरेंसिक लैब के लिए भेज रहे हैं। और बाकी कोई सबूत?
जो भी कुछ था हमने उठा लिया है। ये बॉडीज काफी टाइम से यहाँ हैं और बार बार क्लीनिंग की वजह से अगर कोई सबूत होंगे भी तो अब बचे नहीं होंगे, लेकिन जो भी हमें मिला हमने ले लिया है। लैब में देखते हैं क्या होता है, पर हमें इस पूरे घर को सील करना होगा क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हमें इस पूरे घर को सर्च करना होगा, पता नहीं और कहीं से न जाने क्या क्या निकले। ठीक है, आप चलिए, मैं घर को सील करवाता हूँ। ओके सर। सर, बाहर मीडिया ने बहुत शोर मचाया हुआ है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मीडिया को कुछ भी बताना सही नहीं होगा जब तक पार्था से बात नहीं होती। सही है, लेकिन यहां से निकलेंगे कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। कांस्टेबल, डॉक्टर साहब की मदद करो और पूरे घर को सील करवाओ अच्छे से, और 2 पुलिस गार्ड घर के बाहर रहेंगे जिससे कोई घर में ना घुसे। इसके बाद पुलिस पूरे घर को अच्छे से सील करने लगी। वहीं मीडिया खड़े होकर बहुत शोर मचा रही थी। पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर मीडिया के सामने जाकर खड़े होते हैं। मीडिया वाले लगातार एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सर, आपको क्या मिला है घर के अंदर से? सर, क्या ये सिर्फ सुसाइड का मामला है? सर, पुलिस को दोबारा इतना बड़ा कॉन्वॉय लेकर यहाँ क्यों आना पड़ा? सर, आप लोग जनता से कुछ छुपा रहे हैं, आखिर क्या हो रहा था यहाँ? सर, यू गॉट एनी न्यू क्लू और क्रैक्ड एनी लीड इन दिस केस? देखिए, जांच चल रही है, आप भी जानते हैं। जैसे ही कोई ठोस सबूत हाथ लगेगा हम आपको बताएंगे। अभी के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज आप रास्ते से हट जाइए। कांस्टेबल, भीड़ को हटाओ। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिलकर वहां जमा मीडिया और पब्लिक की भीड़ को हटाते हैं और एविडेंस बॉक्स को लेकर पुलिस वैन में रख दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और भीड़ को चीरते हुए निकल जाते हैं। कोलकाता के दिल कहे जाने वाली 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर मौजूद ये बंगलो अब पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका था। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज थी इस घर के बारे में। अरबिंदो की डेथ के बाद सुर्खियों में आया ये घर, जिसकी न्यूज ने बहुत तेजी से हवा पकड़ ली थी। जब एविडेंस बॉक्स घर से बाहर लाए गए तो मीडिया ने बहुत सारे एजम्पशंस लगाकर न्यूज चलाना शुरू कर दिया। पार्था केस ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट जो पार्था का रेजिडेंस है, जहां वो अपने फादर के साथ रहता था, वहीं उसी घर के बाथरूम में उसके फादर की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है कि वो सुसाइड था या मर्डर, क्योंकि पार्था वहां मौजूद था। आज पुलिस उस घर में दोबारा गई थी और काफी सारे बॉक्सेस के साथ बाहर आई, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो एविडेंस बॉक्सेस हैं। तो इससे ये बात तो तय है कि पुलिस को केस में कुछ नए सबूत मिले हैं। हालांकि पूछे जाने पर पुलिस ने सवाल को टालते हुए कहा है कि अभी जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर स्टेशन पहुंचता है। गाड़ी से उतरकर वो कांस्टेबल को कहने लगा, पार्था को वहां से उठाकर इंटेरोगेशन रूम में बैठाओ। ओके सर। पार्थो को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी, जिसके नीचे पार्थो को बैठा दिया गया। उस कमरे में 2 चेयर रखी थी, जिसमें से एक चेयर पर पार्थो बैठ जाता है। पार्थो उस कमरे की दीवारों को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि उस कमरे की दीवारें भी उसे नजर नहीं आ रही थी। उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसमें से ज्यादा रोशनी नहीं आ रही थी। उसे उस कमरे में घुटन सी हो रही थी। वो कमरा किसी काल कोठरी जैसा ही था। पुलिस ऑफिसर इंटरोगेशन रूम में पहुंचा और पार्थो को घूरने लगा। जब ऑफिसर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ दिखा तो पार्थो इधर उधर देखने लगा, जैसे कि वो नजरें चुरा रहा है। यहां वहां देखने से काम नहीं चलेगा पार्था। तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बाथरूम से कुछ दूरी पर तुम्हारी बहन की लाश बेडरूम में रखी हुई है? पार्थो उसको बस देख रहा होता है। पार्था, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि तुम अगर कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, लेकिन तुमने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला। जब तुमने हमें अपनी बहन के बारे में बताया तब भी तुमने पूरा सच नहीं बताया। हाँ, तुम्हारे डॉग्स, उनके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बोलना चाहिए था कि अपनी बहन के साथ साथ तुमने उनकी भी बॉडीज को संभाल के रखा है। बहन मिली वहां? मिली। वैसे तुम्हारे डॉग्स की डेथ कब हुई थी?
अगस्त में उनकी डेथ हो गई थी। तो तुमने उनकी बॉडीज को क्रिमेट क्यों नहीं किया? हमारे पास 2 लैब्राडोर थे, दोनों ही हमें बहुत प्यारे थे। उनके आने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। हम उनके साथ खेलते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। हम अपने डॉग्स के साथ घूमने भी जाते थे, पता है। लेकिन देवजनी हमारे घर में उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। देवजनी ही उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती और वो दोनों डॉग्स भी उससे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसके पास ही बैठे रहते थे। फिर पिछले साल उन दोनों की डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो हम सब बहुत सदमे में चले गए। उनकी डेथ ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया था और हमारा कहीं मन भी नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अब वो दोनों हमसे दूर चले जाएंगे। तब मेरी सिस्टर देवजनी ने कहा कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर हम इन्हें क्रिमेट ना करें तो ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो मैंने अपनी बहन के सेंटिमेंट्स के बारे में सोचा और हमने उन्हें क्रिमेट नहीं किया और उन्हें 2 बड़े प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। पुलिस ऑफिसर को पार्थों की बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी भी किसी के मुंह से कुछ भी इस तरह का नहीं सुना था। उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। पार्थों की बातें ऑफिसर को मानो एक कहानी जैसी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्थो जो बोल रहा था उसे उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। ऑफिसर अभी तक बस इस केस को समझने की कोशिश कर रहा था। वो केस की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब कुछ सोचकर केस को सुलझाने की कोशिश करता तो एक नया सवाल उसके दिमाग में था जो केस को उसके दिमाग में और भी उलझा देता था। पार्था, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए कि नहीं। सर, यही सच है। देवजनी के कहने पर हमने उन डॉग्स को क्रिमेट नहीं किया। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करूं? सर, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो जो भी कहती है मैं उसकी बात कभी नहीं टालता। तुम्हारी बातों के छिपाने की वजह से हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा था। तो तुम एक बार ध्यान से सोच लो कि आगे तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि उस घर में डे फैमिली में से तुम्हारे अलावा कोई भी अब जिंदा नहीं है। तुम्हारा बयान या तुम जो भी कुछ कहोगे उसी पर इस केस का फ्यूचर टिका है। इतने में गेट पर एक सीनियर ऑफिसर आता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को बाहर आने को कहता है। कैसा चल रहा है? ऑल गुड? नो सर, नथिंग पॉजिटिव। क्यों, अभी तक कुछ नहीं बताया? सर, बहुत कुछ बताया, लेकिन सब कुछ एक फिक्शन बुक की स्टोरी जैसा लग रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? बुक्स भी तो लोगों से इंस्पायर होकर ही लिखी जाती हैं। तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो। तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है, बस उसे फॉलो करो। सर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इन दैट केस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों सर? वैसे तो इस केस को तुम देख ही रहे हो, लेकिन आई ऑफिशियली अपॉइंट यू एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस। देखो, सबकी लाइफ में ऐसा मौका नहीं आता जब उनकी लाइफ में एक ऐसा केस आए जो उनकी लाइफ पलट दे। ये तुम्हारा चांस है। ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट। मैं जानता हूं। ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू सर। ये कहकर सीनियर ऑफिसर वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर जो अब इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो कांस्टेबल को बुलाता है। कांस्टेबल, एक चाय लाना बिना दूध और शक्कर के। और हाँ, वो पार्था बैठा है अंदर, उसको भी कुछ खाने को दो। पुलिस ऑफिसर स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते हुए जो भी उसे पार्थो ने बताया उसके बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो अपनी पॉकेट से अपनी छोटी डायरी निकालता है और उस पर 3 नाम लिखता है। अरविंदो डे, देवजानी डे और पार्थो डे। और चौथे नंबर पे वो उन 2 डॉग्स का नाम लिखता है। उसके बाद वो उनके नाम के आगे उनका स्टेटस लिखता है, डेथ और
अलाइव। उसके बाद वो एक कॉलम बनाता है जिसमें कब किसकी डेथ हुई ये लिखना शुरू करता है। पार्थो ने उसे जो बताया उस हिसाब से अगस्त में डॉग्स की डेथ हुई, दिसंबर में देवजानी की और जून में अरविंदो की। लेकिन ऑफिसर को अभी तक ये नहीं पता था कि ये डेथ्स हुई कैसे थी और वो उस कॉलम में क्वेश्चन मार्क बनाकर छोड़ देता है। ऑफिसर को पार्थो की बातें सुनकर ऐसा लगने लगा था कि वो मेंटली लेवल्स पर इतना स्ट्रांग नहीं है और उससे कुछ मेंटल इश्यूज भी थे, जिसके लिए उसने साइकेट्रिस्ट को भी बुला लिया था और अभी तक जो कुछ भी पार्थो ने उसे बताया था वो उसे बता देता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर दोनों इंटरोगेशन रूम में जाते हैं। पार्थो रूम में बैठा है। जैसे रूम का गेट ओपन होता है वैसे ही सामने से एक तेज लाइट आती है जो उसकी आंखों में चुभती है और पार्थो अपनी आंखों के ऊपर अपना हाथ रख लेता है। क्या हुआ, लाइट चुभ रही है? पार्था, अब इन सब चीजों की आदत तुम्हें डाल लेनी चाहिए। ये तो सिर्फ लाइट है। अगर तुमने सब कुछ सही सही नहीं बताया तो यहाँ और भी बहुत कुछ होता है। सर, आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ऐसा कब कहा? ये तो तुम बोल रहे हो। क्या तुम सच नहीं बताने वाले हो? मेरा मतलब वो नहीं था। तो बस मेरा मतलब भी वो नहीं था। अब ये बताओ, तुम्हारे डॉग्स की डेथ कैसे हुई? सर वो सडन डेथ थी, बिल्कुल नेचुरल। तुम ये सोच समझ कर बोल रहे हो? हाँ। तुरंत ही साइकेट्रिस्ट कहता है, पार्था, इधर देखो। अच्छा, तो उन डॉग्स के मरने के बाद क्या हुआ? देवजनी की बात मानकर मैंने उन डॉग्स को क्रिमेट नहीं किया, लेकिन उससे देवजनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे उनकी कमी महसूस होने लगी थी। वो बहुत अजीब सा बिहेव करती थी। वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। डॉग्स के जाने के बाद उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि जैसा तुमने कहा हमने वैसा ही किया, बॉडीज यही हैं, फिर भी तुम हमेशा क्यों सैड रहती हो? लेकिन वो उनकी प्रेजेंस को शायद बहुत मिस करती थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सोती नहीं थी, कोई काम नहीं करती थी, बस घर में घूमती रहती थी या उस जगह बैठी रहती थी जहां उसके डॉग सबसे ज्यादा बैठते थे। लेकिन फिर देवजनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई। वो हर समय पूजा ही करती रहती थी। वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से इन्फ्लुएंस हो गई और उसने खाना छोड़ दिया था। वो बस कभी कभी पानी पिया करती थी, 1 या 2 सिप, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा था। और फिर एक दिन काफी टाइम तक फास्ट रखने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ एक्चुअली में डिप्रेशन से हुई या भूखे रहने की वजह से? भूखे रहने की वजह से, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से ही भूखी रहती थी। लेकिन तुमने कहा था कि वो किसी गुरु के कहने पर ये सब करती थी। हाँ सर, गुरु से मिली तब वो डिप्रेशन में थी और उसके बाद वो भूखी रहने लगी। तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी बहन को नहीं मारा है? मैं दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो मेरी बहन थी। भला उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या पता, तुम ये सब कहानी बना रहे हो। तुमने तो पहले भी हमें घुमाया है। पार्था, तुम अच्छे से श्योर हो कि तुमने देवजनी के साथ कुछ नहीं किया है? सर, मैंने आपसे बोला ना, मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ थी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो तेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल डेथ है या सुसाइड? हाँ सर, नॉर्मल दोनों ही कह सकते हैं। सर, ये झूठ बोल रहा है। ये बहुत सफाई से झूठ बोलता है, जिसको ये समझता है कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है। सर, मैंने देवजनी को नहीं मारा। ठीक है, तुमने नहीं मारा, लेकिन जब देवजनी की जान जा रही थी तब क्या कर रहे थे तुम? मैं घर पर ही था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। देखा आपने, और बिंदु की सुसाइड के टाइम पर ये घर में ही था और अब देवजनी के मरने के समय भी यही था। घर में 1 नहीं 2 डेथ हुई, लेकिन इसने एक बार भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, आप सही बोल रहे हो। तुमने किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? फादर के टाइम पर मैंने कोशिश की थी और सिस्टर के टाइम मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा चलो, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन फिर तुमने देवजनी की बॉडी को घर में क्यों रखा हुआ था? पार्थो इसे सुनकर चुप खड़ा रहता है। बोलो, क्यों नहीं किया क्रिमेट? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उससे क्रिमेशन का क्या लेना देना? घर में और कोई नहीं था और सिर्फ वही थी जो मुझे समझती थी। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था।
इसलिए उसके मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी को ब्लैंकेट में रैप करके बेड पर रख लिया। शायद वो भी यही चाहती थी, उसे अपने डॉग से भी दूर नहीं जाना था, तो मैंने उसकी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया। देवजनी ही मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन 6 महीने तक तुम अपनी बहन की बॉडी के साथ थे, तुम वहां रहते कैसे थे? मेरा मतलब, तुम्हें बॉडी के सड़ने की स्मेल नहीं आई? शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई उस स्मेल की। और तुमने अपनी बहन को बेड पर क्यों रखा हुआ था और खुद कहां सोते थे? मैं उसी बेड पर सोता था। उसी बेड पर? हाँ, आधे बेड पर देवजनी थी और बचे हुए बेड पर मैं सोता था। पुलिस ऑफिसर के ये सुनकर होश उड़ गए। डॉक्टर भी कुछ देर के लिए शॉक में चला गया कि ये इंसान पिछले 6 महीनों से अपनी बहन की लाश के साथ एक ही बेड पर सो रहा था। ऑफिसर, जिस रूम में देवजनी की लाश मिली, क्या उसमें एसी फुल पर था? हाँ, वो पूरा रूम चिल्ड हो चुका था, उसमें एसी फुल पर था। यही वजह है कि बॉडी की स्मेल शायद घर से बाहर नहीं गई। अच्छा, तब तो तुम्हारे फादर जिंदा थे? हाँ। तो उन्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता चला? उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि देवजनी इस दुनिया में नहीं है। मतलब? मैंने उन्हें बहुत दिनों तक कुछ बताया नहीं था। मुझे लगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस 2 महीने पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था। क्या उन्होंने इसी वजह से सुसाइड किया था? पता नहीं, लेकिन वो सुसाइड ही था। उनके बर्ताव में कुछ बदलाव? हाँ, वो पिछले 2 महीने से ज्यादा बीमार रहने लगे थे। मुझसे बात करना भी कम कर दिया था। वो देवजनी की डेथ के बारे में जानकर दुखी थे और उन्हें यह भी बुरा लगा था कि मैंने उनसे ये बात छुपाई, और वो अपनी बेटी को उसके आखिरी समय में एक बार देख भी नहीं पाए। पार्थो के बदलते जवाबों ने डॉक्टर और ऑफिसर दोनों को कंफ्यूज कर दिया था। उनके लिए समझना मुश्किल था कि पार्थो कब सच बोल रहा है और कब झूठ। कहीं ये सब एक कहानी तो नहीं है। इतनी देर बात करने के बाद डॉक्टर को इस समझ में आ गया था कि पार्थो कोई स्टेबल मेंटल स्टेट वाला इंसान तो नहीं है। उसकी बातों के हिसाब से केस को आगे बढ़ाना सही था या नहीं, यह समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वही सिर्फ पुलिस की आखिरी होप था। डॉक्टर फिर से पूछता है, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे थे? जिससे मैं देवजनी से बात कर सकूं। बात कर सकूं मतलब ये कि अगर मैं उसकी बॉडी को क्रिमेट कर देता तो उससे बात कैसे करता? तुम उसकी बॉडी से बात करते हो, लेकिन कैसे? मैंने कब कहा कि मैं बॉडी से बात करता हूं? तो फिर? मैं उसकी आत्मा से बात करता हूं। ये सुनकर ऑफिसर एकदम शॉक हो जाता है कि ये पार्थो क्या बोल रहा है। डॉक्टर भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि पार्थो अपनी बहन की बॉडी के थ्रू उसकी स्पिरिट से बात करता था। आत्मा, भूत, प्रेत ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल जब भी कोई करता है तो सामने वाले को अगला कदम लेने से पहले एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ उस इंटरोगेशन रूम में भी हो रहा था। पार्थो जो कुछ भी बोल रहा था उससे वहां मौजूद ऑफिसर और डॉक्टर जितना शॉक्ड थे उतने ही उनके मन में सवाल उठ रहे थे। जब पार्थो ने यह बताया कि अपनी बहन की आत्मा से वो बात करता था, तब डॉक्टर ने पुलिस ऑफिसर से इंटरोगेशन रूम से बाहर चलने को कहा। डॉक्टर को यह तो भरोसा हो गया था कि पार्थो की दिमागी हालत सही नहीं है, लेकिन ऑफिसर को अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था। सर, आपने सुना पार्था ने क्या बोला? मैं वहीं था डॉक्टर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बात पर भरोसा करूं या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे हमें जो भी कदम उठाने होंगे बहुत सोच समझ कर उठाने होंगे। पार्था की मेंटल स्टेट थोड़ी अलग है। आसान भाषा में बोलें तो ये नॉर्मल नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मैं एकदम सही बोल रहा हूं। आप सीरीज ऑफ हैपनिंग्स पर जरा ध्यान दीजिए। कोई भी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया गया। आप मुझे बताइए, क्या एक नॉर्मल माइंडसेट वाला इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं।
करेक्ट। पार्था आपको देखने में जरूर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। डॉक्टर, तो जैसा आप कह रहे हो कि इसकी मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है, तो इसके बयान पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? हाँ, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है डॉक्टर। फॉरेंसिक लैब में अरबिंदो की बॉडी टेबल पर रखी हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स बॉडी की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर्स अरबिंदो की बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर रहे थे, जिससे ये चेक होता है कि बॉडी पर जो बर्न्स हैं वो कहां कहां पर हैं, कितने डीप हैं और कितनी जगह में फैले हुए हैं। इसके साथ डॉक्टर्स हेयर, आईब्रोज, बियर्ड की कंडीशंस को भी चेक कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि स्किन कलर कितना चेंज हुआ है, और उसी के साथ नाखून की डेब्रिस को भी चेक किया जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसके डैमेज टिश्यूज सैंपल्स को कलेक्ट किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम उसकी बॉडी को जो भी पार्ट्स को एग्जामिन कर रही थी उसके पिक्चर्स भी ले रही थी, जिससे वो बाद में उसे देख सके और उसे और बारीकी से एग्जामिन कर सके। उन लोगों से कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद उसका टॉक्सिको टेस्ट कराया गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स अपनी डायरी निकालकर कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में डॉग्स के आगे नेचुरल लिखता है, देवजानी के आगे डिप्रेशन लिखता है और अरबिंदो के आगे अनआइडेंटिफाइड लिखता है। वो अपने सामने पार्थो के बेडरूम के पिक्चर्स चेक कर रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है उस थाली पर जो बेड के नीचे रखी हुई थी और जिसमें खाना पड़ा हुआ था। अभी तक पार्थो ने इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। ऑफिसर साइकेट्रिस्ट को आवाज लगाता है, डॉक्टर प्लीज कम हियर, आई हैव समथिंग टू शो यू। यस, टेल मी। पुलिस ऑफिसर उसे एक फोटो देता है। सर ये फोटो देखिए और बताइए कि इस फोटो में आपको क्या अजीब लग रहा है। वैसे तो ये फोटो पूरी की पूरी अजीब है, क्योंकि बेड पर स्केलेटन है, जमीन पर भी कुछ हड्डियां पड़ी हैं, लेकिन एक चीज है जो इस फोटो में मुझे खटक रही है, वो है जमीन पर पड़ी खाने की थाली। बिंगो, यस सर, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। अभी तक पार्था ने किसी खाने की थाली का जिक्र नहीं किया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं है। आप चाहें तो हम अभी पार्था से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमें पूरा सच पता करना ही होगा अगर इस केस को सॉल्व करना है तो। चलिए फिर। पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर उसके केबिन से निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने साथ वो पिक्चर भी उठा लेता है और उसके बाद वो दोनों इंटरोगेशन रूम के अंदर एंटर करते हैं। ऑफिसर, लेट मी हैंडल दिस। ओके सर। पार्था, तुमने कहा कि तुम अपनी मरी हुई सिस्टर से बात करते थे। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी सिस्टर के लिए और क्या क्या करते थे। पहली बात तो ये कि मेरी सिस्टर मरी नहीं है, वो जिंदा है और मुझसे बात करती है। और दूसरी बात ये कि वो मुझसे कुछ नहीं मांगती, वो बहुत अच्छी है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझ गया कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर की बात को काटते हुए कहता है, अरे आप कहाँ इससे प्यार से बात कर रहे हैं? इसे ये सब समझ नहीं आता। पार्था ये देखो। पुलिस ऑफिसर अपनी पॉकेट से उस बेडरूम की फोटो निकालकर पार्थो को दिखाने लगता है और जब वो नहीं देखता तो उसका चेहरा पकड़कर उसे वो फोटो देखने पर मजबूर कर देता है। इस फोटो में एक थाली दिख रही है, किसके लिए है ये थाली और ये क्यों रखी हुई है वहां पर? पार्था देखो, ऑफिसर जो पूछ रहे हैं उन्हें बता दो कि थाली वहां किसने रखी थी। बॉडी के पास थाली का क्या काम? किसके लिए थी वो थाली? वो थाली मेरी बहन की थी। मतलब? और उसमें जो खाना था वो किसके लिए था? वो खाना भी मेरी बहन के लिए था। लेकिन वो तो मर चुकी है। मरी नहीं है, मैंने बोला ना, उसकी सोल वही है। हम दोनों रोज साथ में बैठकर खाना खाते थे और कभी कभी जब मुझे भूख नहीं होती थी तो मैं उसके लिए इसी तरह थाली में खाना लगाकर रख दिया करता था। वो काफी दिन तक फास्ट करती थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन भूखी रहे, इसलिए मैं उसके बेड के पास खाना रख दिया करता था। अच्छा, तो तुम उसके साथ बैठकर खाते भी थे? हाँ, खाते थे। तो क्या बातें होती थी तुम्हारे और देवजनी के बीच में? वो हमेशा या तो डॉग्स की बात करती थी या बचपन की बात करती थी।
उसे ये सब याद करना पसंद था। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। ऑफिसर, आप क्या कर रहे थे अंदर? आपको पता है कि ये हमारी लास्ट होप है, फिर भी। सॉरी डॉक्टर, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया था। कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन अब संभल कर। पर डॉक्टर, पहले एक ही बेड पर अपनी बहन के स्केलेटन के साथ सोना और अब उसके साथ बैठकर खाना खाना, ये क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से ये अपनी बहन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसकी मौत इससे बर्दाश्त नहीं हुई और अब ये उसे हेल्यूसिनेट करने लगा है। सर, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि देवजनी की डेथ डिप्रेशन से हुई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब एक कहानी बना रहा हो बचने के लिए। हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये मेंटल इलनेस का शिकार है। सर, एक काम करते हैं, एविडेंस बॉक्स देखते हैं, वहां से कुछ मिलता है तो। कांस्टेबल, वो पार्था के केस में बेडरूम से जो एविडेंस कलेक्ट किए थे वो मेरे केबिन में लेके आओ अभी। कांस्टेबल जाता है, एविडेंस रूम में से पार्थो केस का एविडेंस बॉक्स उठाता है और ऑफिसर के केबिन में पहुंच जाता है। सर, ये रहा एविडेंस बॉक्स। इसमें सारे एविडेंस हैं, ज्यादातर तो इसी में है और कुछ फॉरेंसिक लैब में गए हुए हैं। ठीक है, इधर आओ, मदद करो। ओके सर। ये थाली है। अच्छा, ये बेड के ऊपर जो टेडी बेयर रखा है वो कहाँ है? ये लीजिए सर, टेडी बेयर। सर, ये टेडी बेयर उस रूम में क्या कर रहा था? पार्था ने जैसा बताया कि वो अपनी बहन के लिए खाना रखता था और वो तो यही मानता था कि वो वहीं रहती है, तो हो सकता है कि ये टेडी उसने अपनी बहन के लिए वहां रखा हो। ओके सर, अभी हम एक सेशन करेंगे पार्था के साथ। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ। पुलिस ऑफिसर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सारे एविडेंस और फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका सर घूमने लगता है। तभी एक कांस्टेबल आता है। सर, वो सीनियर ऑफिसर ने एक पुलिस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो आपको बुला रहे हैं कि आप केस के बारे में मीडिया से कुछ कहो। ओके, चलो मैं आता हूँ। सीनियर ऑफिसर के केबिन में कुछ प्रेस वाले बैठे थे। पुलिस ऑफिसर उस रूम में आता है और चेयर पर बैठ जाता है। कैमरा ऑन होता है। हेलो सर। सर, केस के बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में हमें एक औरोबिंदो की लाश मिली थी जो पूरी तरीके से जली हुई थी और घर में उस समय उनका बेटा पार्था, उम्र लगभग 40 साल, मौजूद था। वहां से हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। औरोबिंदो की बॉडी फॉरेंसिक जांच के लिए गई हुई है। साथ ही जब पार्था से पूछताछ की तो पता चला कि घर के बेडरूम में एक और लाश है जो उसकी बहन देवजनी की थी। जब हम घर वापस गए और देखा तो वहां हमें एक कपड़े में रैप किया हुआ स्केलेटन मिला, वहीं जहां पार्था ने बताया था। वहीं 2 प्लास्टिक बैग्स में कुछ और हड्डियां भी मिली जो उसके डॉग्स की थीं। अब तक ये सामने आया है कि उसके डॉग्स लास्ट ईयर अगस्त में डेड हो गए थे और तब से पार्था ने उन्हें अपने साथ रखा हुआ था। और वहीं देवजनी की डेथ दिसंबर में हुई थी और उसे पार्था ने 6 महीने से बेडरूम में रखा हुआ था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम यह पता करने की कोशिश कर रही है कि देवजनी की डेथ कैसे हुई थी। पार्था प्राइम सस्पेक्ट होने की वजह से अभी भी हमारी हिरासत में है। उससे आगे पूछताछ जारी है। जैसे ही हमें कोई और जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, क्या पार्था ने ही अपनी बहन को मारा है? पार्था ने हमें बताया कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, उसने उसे नहीं मारा है। सर, क्या पार्था एक पेशेवर अपराधी है? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्था के बारे में हमारी टीम पता कर रही है। सर, एक सवाल। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे ही कुछ पता चलता है आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, इस केस को हैंडल कर रहे ऑफिसर ने हमें केस के बारे में काफी कुछ बताया। पार्था, जिसने अपनी ही बहन की लाश को 6 महीने से अपने घर में छुपा रखा था, हो सकता है कि अपने बहन को मारने वाला भी वही हो। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है और भी न जाने कितने राज हैं इस केस में, क्योंकि पुलिस ने अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। लेकिन हम आप तक सब पहुंचाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
पुलिस ऑफिसर्स मीडिया इंटरेक्शन के बाद रूम से बाहर आ जाते हैं। ऑफिसर का फोन रिंग होता है। ऑफिसर के पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर का कॉल आता है। हेलो, कोई गुड न्यूज सुना दो डॉक्टर। सर, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से औरबिंदो आग लगने से पहले जिंदा था और उसकी बॉडी में से कोई भी सब्सटेंस नहीं ट्रेस हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डेथ पर शक हो। तो डेथ जलने की वजह से हुई है? अभी हम उसकी डीपली रिसर्च कर रहे हैं। उसकी डेथ डिफ्लेग्रेशन, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, हीट शॉक या हीट ट्रिगर की वजह से हुई है। डॉक्टर, थोड़ा आसान भाषा में बताओगे? पहले केस में रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से डेथ होती है, जिसमें एयरवे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। दूसरे केस में, जैसा कि उसका नाम है, फायर की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तीसरे केस में स्किन के गर्मी के कांटेक्ट में आने की वजह से बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फोर्थ केस में चेस्ट में अचानक से थर्मल रिजिडिटी के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। यह आसान भाषा है डॉक्टर। ठीक है, मैं समझ गया कि औरबिंदो की डेथ जलने की वजह से हुई है। हाँ जी, वैसा ही कुछ। तो अभी हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी है कि वो सुसाइड था। कोई फाउल प्ले भी नहीं मिला है ऑटोप्सी में, और बाथरूम में जो भी फिंगरप्रिंट्स बचे हुए थे वो सब औरबिंदो के ही हैं। तो इस बात पर कोई शक नहीं कि वो सुसाइड है और कुछ नहीं। तो मतलब पार्था सही बोल रहा था? हाँ, या ये कहो वो सुसाइड नोट सच बोल रहा था। और कोई क्लू? वो बॉडी देवजनी की ही है? अभी उसके टेस्ट शुरू होने हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूं। या जस्ट कीप मी पोस्टेड। ओके। पुलिस ऑफिसर फोन कट करता है और अपनी डायरी निकालता है और एक पेज पर पार्थो का नाम लिखता है, जिसके नीचे 3 एरो होते हैं जो अरबिंदो, देवजानी और 2 डॉग्स के नाम से कनेक्ट होते हैं, जिसमें से अब वो अरबिंदो का नाम कट कर देता है, जिसका मतलब है कि अब उसे पूरा भरोसा है कि पार्थो ने उसके फादर की हत्या नहीं की है। लेकिन उसे एक बात खटक रही थी जो पार्थो ने उससे कही थी। वो अपनी बहन की आत्मा से बात करता है। उसके लिए यह होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन दूसरी तरफ उसे पार्थो को देखकर लगता था कि वो ये सब चीजें कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ही सस्पिशियस लगता था और उसे देखकर उस पर डाउट होता था। ऑफिसर अपनी डायरी रखता है और कांस्टेबल को साइकियाट्रिस्ट को बुलाने के लिए कहता है। कांस्टेबल, डॉक्टर को मेरे केबिन में भेजो और 2 चाय भी भेजना। हाँ, मेरी आपकी बिना दूध और शक्कर की। हाँ, गुड। काला पानी ही पी लेना। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि अभी लाया सर, स्पेशल काली चाय। ये कहकर कांस्टेबल वहां से चला जाता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहां से निकलकर ऑफिसर के केबिन में पहुंच जाता है, जहां ऑफिसर ने अपनी टेबल पर पार्थो के घर के सारे फोटोज रखे होते हैं, कुछ एविडेंस और कुछ पेपर्स और कुछ नोट्स भी। अरे डॉक्टर, आइए आइए। यस ऑफिसर, आपने बुलाया? बैठिए। डॉक्टर चेयर पर बैठ जाता है। डॉक्टर, औरबिंदो की रिपोर्ट आ गई है। वो सुसाइड ही था। वो जो नोट मिला था वो सच्चा था और पार्था उसमें गिल्टी नहीं है। गुड। और देवजनी का क्या? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अब हमें पार्था के पास जाना है। उसने बोला था कि वो अपनी बहन से बात करता था। हमें ये जानना है कि वो किस तरह से अपनी बहन से बात करता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो शायद उसे हेल्यूसिनेट करने लगा था। आपके सेंटेंस में ही शायद है। मुझे उसके मुंह से सुनना है कि वो किस तरीके से उससे बात करता था। ठीक है, चलिए। इंटरोगेशन रूम में डॉक्टर और ऑफिसर जाते हैं। पार्था सर, आप ठीक हो? पार्थो हाँ बोलता है। पार्था, तुम हमें यह बता सकते हो कि तुम देवजनी से कैसे बात करते थे? मेरी बहन की स्पिरिट आती रहती है मुझसे मिलने, और वो मुझसे डायरेक्ट बात करती थी और मैं उसकी सारी बातें डायरी में भी लिखता था। 1 मिनट, क्या डायरी? कौन सी डायरी? डॉक्टर, ये किस डायरी की बात कर रहा है? सर 1 सेकेंड, मैं पूछता हूँ। तुम किस डायरी की बात कर रहे हो पार्था? मेरी डायरी।
ये इसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम डायरी लिखते हो पार्था? हाँ, हम सब लिखते थे डायरी। सब कौन? मैं, डैडी और देवजनी, सब। देखो डॉक्टर, ये एक और नई बात, ये हमें एक बार में कुछ नहीं बता रहा, हमेशा कुछ ना कुछ छुपा लेता है। पार्थो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तुम क्या लिखते थे उस डायरी में? सब कुछ। इससे पूछो कि वो डायरी हमें कहाँ मिलेगी, अरबिंदो की और देवजनी की। पार्था, ऑफिसर को बता दो कि वो डायरी कहाँ पर है। वो तो घर पर है। पुलिस ऑफिसर इरिटेट होकर अपना सर पकड़ता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रूम से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर उसके पीछे पीछे बाहर आता है। पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल को बुलाता है। कांस्टेबल, चलो 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट चलना है। सर क्या, एक और लाश? यहाँ कॉमेडी चल रही है? मजाक करने के लिए खड़ा हूं मैं यहाँ। पार्था ने कुछ बताया है, हमें वही घर में ढूंढने जाना है। ओके सर। एक टीम जाकर पुलिस की जीप में बैठती है। ऑफिसर भी उसी जीप में आकर बैठ जाता है। चलो गाड़ी निकालो। गाड़ी आगे बढ़ती है और ऑफिसर अपना फोन निकालकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर को फोन लगाता है। हेलो डॉक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। बोलिए ना ऑफिसर। आपको अभी 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट आना होगा। क्या हुआ ऑफिसर, कोई नया क्लू मिला है क्या? हाँ, पार्था ने बताया कि उसके पूरे परिवार को डायरी लिखने का शौक था और वो डायरी घर में है, तो बस वही ढूंढने जा रहे हैं। मैंने सोचा आपकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आपने बिल्कुल सही किया, मैं अभी निकलता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस की जीप 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पहुंचती है, जहां अभी भी बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा है। ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतरता है और वहां मौजूद कांस्टेबल से पूछता है, ये यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? कुछ सर पड़ोसी हैं जो जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हुआ, और कुछ मीडिया वाले हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन वो यह भी चाहते हैं कि किसी तरीके से अंदर घुसकर उन्हें कोई फुटेज मिल जाए बस। अच्छा चाहिए, मैं देता हूँ इनको फुटेज। ये खाली कराओ, पड़ोसियों को हटवाओ यहाँ से। चलो चलो, यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, चलो चलो। अरे नहीं नहीं, मीडिया को रहने दो। ओके सर, मीडिया को छोड़कर बाकी सब अपने घर जाओ। क्या लगा रखा है, जादू का कोई शो चल रहा है बोकर चोदा? पुलिस ऑफिसर अपने हाथ के इशारे से एक मीडिया वाले को बुलाता है। वो कैमरा ऑन करके घर की तरफ बढ़ता है, तो ऑफिसर उसे इशारे से कैमरा बंद करके अकेले आने को कहता है। अकेले बुला रहा है, अभी परमिशन लेकर आता हूँ। आइए आइए सर। थैंक यू। अपना थैंक यू ना तुम अपने पीछे घुसा लो, ठीक है? या हम लोग दिन रात मेहनत करके एक केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें अपने टीआरपी के लिए घर का फुटेज चाहिए। फिर चाहे उसकी वजह से केस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो, तुम्हें चलेगा, क्योंकि तुमको तो बस न्यूज चैनल चलाना है ना। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन जर्नलिज्म में भी कुछ एथिक्स होते हैं। ये कोई हेरिटेज साइट नहीं है जिसकी वीडियो निकालने के लिए तुम इंतजार कर रहे हो। तो मैं तुमको बता देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप यहाँ से चले जाइए। इतने में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम वहां आ जाती है। डॉक्टर गाड़ी से उतरते हैं और ऑफिसर को मीडिया से बात करते हुए देख उनके पास जाते हैं। क्या हुआ ऑफिसर? कुछ नहीं, बस अपने जर्नलिस्ट भाई को कुछ समझाना था। तो समझा दिया? हाँ हाँ समझा दिया। समझ गए ना भाई? हाँ बोल रहा है, देखो समझ गया। चलो चलो, मिलेंगे बाद में। इसके बाद वो जर्नलिस्ट और मीडिया वहां से चली जाती है और ऑफिसर, डॉक्टर और बाकी के लोग घर में घुस जाते हैं। ऑफिसर उन्हें बताता है कि देखिए, पार्था के हिसाब से उसकी पूरी फैमिली, यानी कि जो भी घर में मौजूद था, और बिंदो, देवजनी और पार्था, सब लोग डायरी लिखते थे। हमको वो डायरी ढूंढनी है। क्योंकि वो लोग काफी साल से डायरी लिख रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी डायरियां हों। हमें तब तक ढूंढते रहना है जब तक हमें सारी डायरियां नहीं मिल जाती। और इस बात पर भी हम ध्यान रखेंगे कि डायरी के अलावा और कुछ भी दिखता है जिसे देखकर मन में डाउट पैदा हो, उसे भी कलेक्ट करेंगे। आई नो घर बहुत बड़ा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। सब लोग अलग अलग ढूंढेंगे और जब भी उन्हें कुछ मिलेगा यहाँ टेबल पर लाकर रखेंगे। याद रहे, घर का कोना कोना छानना है हमें। ओके सर। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर कहता है, अंदर किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले ग्लव्स पहन लीजिए। डॉक्टर सबको हैंड ग्लव्स देता है और बस उसके बाद सब लोग घर में डायरिया ढूंढना शुरू करते हैं। टेबल्स पर, शेल्फ में, बॉक्सेस में, बाथरूम में, हर तरफ डायरी की खोज की जाती है। फिर उन्हें एक एक करके डायरियां मिलना शुरू होती है। पहले उन्हें पार्थो की डायरी मिलती है, फिर उन्हें अरबिंदो और देवजानी की डायरी,
सब लोग एक एक करके डायरियां टेबल पर रख रहे होते हैं और उन डायरीज को देख रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, ऑफिसर ऑफिसर यहाँ आइए। डॉक्टर की आवाज सुनकर ऑफिसर उसकी तरफ जाता है। क्या हुआ डॉक्टर? आप ये देख रहे हैं? हाँ, वॉल क्रैक है, उसमें देखना क्या है? ऑफिसर, मैं आपको वॉल क्रैक देखने के लिए क्यों बुलाऊंगा? ध्यान से देखिए, आपको क्रैक के बीच में कुछ नहीं दिख रहा? हाँ, कुछ तो है पेपर जैसा। डॉक्टर अपनी किट में से एक शार्प ऑब्जेक्ट निकालता है और उस चीज को बाहर निकालता है। वो उसे हाथ में लेकर खोलता है। ऑफिसर, ये तो एक हैंड रिटन नोट है। पुलिस ऑफिसर ये देखकर शॉक हो जाता है। लिसन केयरफुली, सारे वॉल क्रैक्स अच्छे से चेक करो। ये एक क्रैक में से एक हैंड रिटन नोट मिला है और बाकी चीजें भी अच्छे से चेक करो। अगर ये वॉल क्रैक में नोट हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। उसके बाद एक के बाद एक वॉल क्रैक में से नोट्स निकलना शुरू होते हैं। हर जगह से आवाज आने लगती है। एक नोट यहाँ भी मिला है। और अच्छे से ढूंढने पर एक पाउच में से नोट्स का एक बंडल भी निकलता है। सर, ये पूरा बंडल है। सर, ये अलमारी के कंपार्टमेंट में भी कुछ नोट्स हैं। सर, ये कुशन में भी कुछ नोट्स हैं। पुलिस के सर्च करने पर घर में हर जगह से हैंड रिटन नोट्स निकलने लगते हैं और देखते ही देखते उन नोट्स का एक ढेर टेबल पर लग जाता है। वहां मौजूद सारे लोग इतने सारे नोट्स देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि एक ही घर में रहते हुए इतने सारे नोट्स लिखे क्यों गए और फिर इन्हें ऐसे छुपाया क्यों गया। पुलिस ऑफिसर उनमें से एक नोट निकालता है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देते हैं। लेकिन अगर वो मौका आपको हर कदम पर चौंकाने लगे तो आपकी सोच में बिल्कुल अलग, अगर वो आपको हर पल ये सोचने पर मजबूर करे कि आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच है या आपका दिमाग जो कह रहा है वो सच है। ये ऐसा ही केस था जिसमें ऑफिसर की लड़ाई सस्पेक्ट से नहीं बल्कि खुद से चल रही थी। पुलिस ऑफिसर जब भी अपने हिसाब से केस को जोड़ने की कोशिश करता, हर बार एक नया पहलू उसके सामने आ रहा था। वो इस बार पार्थो के घर में सिर्फ डायरी ढूंढने गया था, लेकिन डायरी के साथ उन्हें वहां अचानक घर के हर एक कोने से हैंड रिटन नोट्स मिलना शुरू हो गए, जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। पुलिस ऑफिसर ने उसमें से एक नोट निकाला और उसे पढ़ने लगा। वो नोट शायद देवजानी ने लिखा था, जिसमें वो पार्थो को बाजार से कुछ लाने के लिए कह रही थी। वो नोट पढ़कर ऑफिसर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर उस नोट को बाकी नोट्स के साथ रख दिया। कांस्टेबल, ये सब नोट्स एविडेंस में सील करो और डायरीज उठाकर पुलिस की जीप में रखो। ऑफिसर, मैं कुछ नोट्स लैब ले जाता हूं। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी भेजना होगा। मैं भी आपको यही कहने वाला था कि कुछ नोट्स आप ले जाइए। कांस्टेबल, कुछ नोट्स डॉक्टर को दे दो, उन्हें एविडेंस बैग में डालकर देना। थैंक यू ऑफिसर। उसके बाद कांस्टेबल कुछ नोट्स एविडेंस बैग में डालकर डॉक्टर को हैंड ओवर कर देता है और डॉक्टर वो नोट्स लेके वहां से निकल जाता है। पुलिस की टीम बाहर आती है, जहां कुछ मीडिया वाले अभी भी खड़े हैं और बाहर आते हुए उनकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। कांस्टेबल ने जीप में एविडेंस को रख दिया और पुलिस ऑफिसर बंगले पर जिन पुलिस गार्ड्स की ड्यूटी थी उन्हें कहने लगा, ध्यान रखना कोई घर के अंदर न जाने पाए। ये कहकर पुलिस की टीम वहां से निकल गई। ऑफिसर जीप में बैठे बैठे उसके पास जो डायरी थी उसे निकाल कर देखने लगा। उसके दिमाग में सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स घूम रहे थे। उसने पेन से डायरी पर न्यू एविडेंस रिकवर लिख दिया और उनके कॉलम बनाने लगा, जिसमें अरबिंदो, देवजानी और पार्थो तीनों का नाम था। अगले पेज पर उसने लिखा अनआइडेंटिफाइड नोट्स रिकवर्ड। उसके बाद वो उस नोट के बारे में सोचने लगा जो उसने अपने हाथ में उठाया था। सोचते सोचते कुछ ही देर में ऑफिसर और उसकी टीम पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। कांस्टेबल,
एक काम करो, जो एविडेंस अभी हमने रिकवर किए हैं वो सारी डायरीज और नोट्स मेरे केबिन में लेके आओ जल्दी। पुलिस ऑफिसर केबिन में पहुंचा। कांस्टेबल ने सारी डायरीज और नोट्स उसकी टेबल पर रख दिए। ऑफिसर ने एक एक करके डायरियां पढ़ना स्टार्ट किया और जब वो अरबिंदो की डायरी पढ़ रहा था, ने अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात लिखी थी। उसमें यह लिखा था कि किस तरीके से रॉबिन्सन स्ट्रीट पर जो 3 नंबर बंगला है वो पार्थो और देवजानी के बीच में डिवाइड होगा। अरबिंदो को अपनी प्रॉपर्टी को पार्थो और देवजानी के बीच किस तरह से बराबर बांटना था वो एकदम साफ साफ तरीके से भी लिखा हुआ था। अरबिंदो की डायरी पढ़कर पुलिस ऑफिसर को यह था कि अरबिंदो एक सुलझा हुआ इंसान था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को एक समान मानकर दोनों के बीच प्रॉपर्टी को बराबर बांटा था। लेकिन उसी के साथ वो ऑफिसर ये भी सोच रहा था कि इतने राइटियस इंसान को अपनी बेटी के जाने का सदमा ऐसा लगा कि उसने सुसाइड ही कर लिया। तभी उसके दिमाग में एक बात सामने आई। अगर अरबिंदो को उसकी बेटी की डेथ के बारे में उसके सुसाइड से 2 महीने पहले ही पता चल गया था, तो उसने अपनी डायरी में अपनी बेटी को प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा देने की बात क्यों लिखी? पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी में इन सब चीजों के बारे में नोट्स बना रहा था, पर इस प्रॉपर्टी वाली बात ने पुलिस ऑफिसर को इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसने अपना सर पकड़ लिया। उसके बाद उसने अरबिंदो की डायरी उठाकर साइड में रख दी और देवजानी की डायरी पढ़ने लगा। लेकिन उसमें उसे कोई ऐसी बात नहीं लिखी मिली जिसे पढ़कर उसके मन में कोई सवाल आए। देवजानी के नोट्स काफी सफाई से लिखे हुए थे, जिसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी और बड़े ही सिस्टमैटिक वे में लिखी गई थी। एकदम प्रिसाइज तरीके से उसके हर नोट्स पर डेट भी थी और सेंटेंस अच्छे से फ्रेम किए गए थे। कुछ देर बाद उसने देवजानी की डायरी साइड में रख दी। उसके बाद उसके सामने जो नोट्स का ढेर लगा था उसने उन्हें देखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने पार्थो की डायरी पढ़ना शुरू की, जिसकी सेंटेंस फ्रेमिंग भी गड़बड़ थी और उसकी लिखी बातों का कई बार कोई सीक्वेंस भी नहीं बन रहा था, जिसे देखकर पता लग रहा था कि यह किसी ऐसे इंसान ने लिखा है जो मेंटली स्टेबल ना हो। इसी के साथ ऑफिसर पार्थो के लिखे कुछ नोट्स को भी देखने लगता है, जिसमें उसने अपनी सेक्सुअल एंजाइटी के बारे में भी लिखा हुआ था। पुलिस ऑफिसर उसके नोट्स और डायरी में लिखी बातों को मैच करने लगा। डायरी और नोट्स की जो एंट्री थी वो बहुत रिपीटेटिव थी। उसके लेटर से उसकी एंजाइटी का साफ पता चलता था। उसके एक लेटर में उसने अपनी मां का भी जिक्र किया था, जिसकी डेथ काफी पहले हो चुकी थी। पार्थो की डायरी को पढ़कर लग रहा था कि वो अपनी मां से खुश नहीं था और उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। उसमें लिखा था कि पार्थो की मां को लगता था कि पार्थो नपुंसक है। ये बात पार्थो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसने लिखा था कि पार्थो की मां उसके कमरे में घर की मेड को भी भेजा करती थी, क्योंकि उसे पार्थो पर शक था कि कहीं वो नपुंसक तो नहीं है। पार्थो अपनी मां की इन हरकतों की वजह से हमेशा ही अपसेट रहता था और वो अपनी मां से ज्यादा बात भी नहीं किया करता था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने दूसरा नोट उठाया, जिसमें लिखा था कि उसकी मां को पार्थो और देवजानी के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी थी वो उसे पसंद नहीं थी। उनकी मां कोशिश करती थी कि वो ज्यादा वक्त साथ में ना बिताएं। ऑफिसर जितना पढ़ता जा रहा था उसके कंफ्यूजन उतने ही बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद पार्थो की डायरी में उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसको पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पार्थो ने एक एंट्री में लिखा था, एक बार जब उसकी फैमिली किसी आउट ऑफ स्टेशन ट्रिप के लिए गई थी, तब उसकी बहन देवजानी ने उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश की थी। इसे पढ़कर ऑफिसर को एकदम से घिन आ गई और उसने कांस्टेबल से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलवाने को कहा। ऑफिसर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई बहन के रिश्ते में ऐसा भी कुछ हो सकता था। ऑफिसर यही सोच रहा था कि पार्थो ने अभी तक उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। इतने में वहां डॉक्टर आ जाता है। हेलो ऑफिसर,
आइए डॉक्टर और जरा ये पढ़िए। ऑफिसर उसे पार्थो की डायरी में से वो एंट्री पढ़वाने लगता है। डॉक्टर ने उस एंट्री को पढ़ना शुरू किया जिसमें देवजानी ने पार्थो के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश की थी। डॉक्टर पढ़ा आपने? क्या लगता है ये बात डिस्टर्बिंग तो है? मैं इस बात को पढ़कर पूरी तरीके से शॉक में हूं कि पार्था अपनी बहन के साथ। ऑफिसर पहले तो हमें यह देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप और मैं था कि मेंटल स्टेट के बारे में जानते हैं। ही इज नॉट स्टेबल, तो उसकी इस डायरी पर कितना भरोसा करना चाहिए यह हमें सोचना होगा। लेकिन उसने ऐसी बातें क्यों लिखी होगी? क्या उसके मन में अपनी बहन के लिए अलग तरह की भावना थी? अभी तक हमने उससे जितनी बात की है उससे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या आप उससे और बात करके कुछ और भी पता कर सकते हो? मैं ट्राई करता हूं। थैंक यू। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देवजानी की बॉडी पर एक्सपर्ट टेस्ट कर रहे थे। एक्सपर्ट देवजानी के स्केलेटन को ब्रश से साफ कर रहे थे। साथ ही वो चेक कर रहे थे कि बोन्स पर कोई चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में बैठे ऑफिसर का फोन रिंग हुआ। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर ने उसे कॉल किया था। यस डॉक्टर, टेल मी। हम लोग देवजानी के स्केलेटन पर टेस्ट कर रहे थे तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई भी शक हो, और ऊपर से पार्था ने भी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किसी केमिकल का यूज नहीं किया था। इसका मतलब बॉडी बस वहीं सड़ती रही। हाँ, और धीरे धीरे करके जो कीड़े और मैगेट उसकी बॉडी पर पड़े होंगे उन्होंने बॉडी के फ्लैश को पूरी तरीके से खा लिया होगा। 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है ऑफिसर, कुछ और हो तो मुझे बताना। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पार्थो के साथ बैठकर उससे बात कर रहा था। पार्था, तुम पहले जॉब भी करते थे? हाँ, मैं TCS में जॉब करता था। और उससे पहले? मैंने इंजीनियरिंग की थी और मैं अब्रॉड रहता था कुछ टाइम इंडिया आने से पहले। अच्छा, तो तुम अपनी बहन को मिस करते हो? हाँ, बहुत। तुम उससे प्यार करते थे? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। किस तरह का प्यार था ये पार्था? मतलब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश की थी ना एक बार? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? ये मैंने सोचा नहीं, ये तुमने अपनी डायरी में लिखा था। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। डॉक्टर इंटरोगेशन रूम से बाहर आ गया। वहीं ऑफिसर अपने केबिन में बैठकर यह सोच रहा था कि एक ही घर में सब लोग इतने अजीब कैसे हो सकते हैं। और तभी उसके दिमाग में एक चीज आई। एक ही घर के सब लोग इतने अजीब? एक घर। ओह शिट, ये बात मेरे दिमाग में अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ये सब इस घर की वजह से तो नहीं हो रहा? ऑफिसर स्टेशन के बाहर भागता हुआ गया और जीप में बैठकर पार्थो के घर की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर वो घर के गेट्स ओपन करवाता है और उस घर के गार्ड के पास जाता है। तुम कहां थे इतने दिनों से? मैं यहीं था सर, दूसरे कंपाउंड में। घर को सील कर दिया था इसलिए। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे सर हैं पार्था, वो कैसे थे? सर सच बताऊं तो वो लोग बहुत अजीब थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। तुम्हें कभी पता नहीं चला कि घर के अंदर क्या चल रहा है? नहीं साहब, वो लोग बाहर ही नहीं आते थे। पिछले 6 महीने से तो वो लोग घर से भी बहुत कम निकलते थे। और तुम कभी घर के अंदर नहीं गए? नहीं सर, वो बस खाना मंगाते थे और बाहर से ले लेते थे। कितनी बार खाना मंगाते थे? 3 बार, पर बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देते थे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी घर के अंदर से बदबू नहीं आई? नहीं साहब, मुझे क्या, घर पर इतने लोग आए, किसी को नहीं आई। घर पर लोग आए मतलब? सर अभी कुछ दिन पहले घर पर बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी थी, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, बहुत हंसी ठिठोली हुई। जब उन्हें कुछ नहीं पता चला तो हमें कैसे पता चलता? पार्टी यहाँ इस घर में? हाँ सर। और पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता चला? सर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था, घर से कोई बात बाहर आती भी तो कैसे। वैसे भी ये जो घर है ना, इसके पीछे बहुत नाटक हुए हैं। मतलब? सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन
पार्था सर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। बाकी आप रिश्तेदारों से बात करो, वो आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ याद आए या पता चले तो मुझे बताना। ठीक है सर। हाँ सर, आप पार्था सर के अंकल अरुण को कॉल मत करना, वो किसी का फोन नहीं उठा रहे, वो बीमार हैं और किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। थैंक यू। पुलिस ऑफिसर घर के बाहर आकर सोचने लगा कि किससे बात की जा सकती है। उसने कांस्टेबल को कॉल किया। हाँ सर। पार्था के बैकग्राउंड के बारे में पता करने को कहा था ना? मैं अभी आपके केबिन में फाइल लेकर आता हूँ। मैं स्टेशन में नहीं हूँ, अगर मैं वहीं होता तो तुम्हें कॉल क्यों करता? हाँ सर, मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है। पुलिस ऑफिसर के पास मैसेज आता है। वो एड्रेस देखकर उस तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पूछते हुए उस एड्रेस पर पहुंच गया जहां वो पार्थो के फ्रेंड से मिलता है। हेलो सर। हेलो, आइए बैठकर बात करते हैं। सर, आपकी पार्था से बात होती थी? नहीं सर। कैसा नेचर था उसका? ठीक था, लेकिन वो शुरू से ही अपने में रहता था। अच्छा, आपको पार्था की प्रॉपर्टी के बारे में क्या पता है? ये प्रॉपर्टी औरबिंदो पार्था के फादर और उसके अंकल अरुण के फादर की थी। जब उनकी डेथ हुई तो प्रॉपर्टी की कस्टडी ट्रस्ट और उनकी वाइफ शांति देवी के पास आ गई, जो ट्रस्टी भी थी। शांति देवी अपने बेटे अरुण के साथ रहती थी, क्योंकि औरबिंदो अंकल तो काम के सिलसिले में कोलकाता से बाहर ही रहते थे ज्यादातर। वो इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे। वो जब एल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया लिमिटेड से रिटायर्ड हुए तो अपने घर वापस आ गए और अपनी वाइफ आरती और बेटी देवजनी के साथ रहने लगे। आरती आंटी के जाने के बाद कुछ साल बाद पार्था ने यूएस में अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस इंडिया आ गया। उसके बाद जब औरबिंदो अंकल की मदर की डेथ हुई तो वो ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, पर उनका भाई अरुण, जो उसी बंगले से जुड़ी विंग में रहता था, जिसका एड्रेस भी सेम है, वो भी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ विवाद था, दोनों किसी समझौते पर नहीं आ पाए। उसके बाद उनके रिश्ते और खराब हो गए और कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की। और कुछ? सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, आपको कुछ और बताना हो तो प्लीज ये मेरा नंबर है, कनेक्ट कीजिएगा। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर ऑफिसर वहां से निकल गया और वापस से पार्थो के घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है। हेलो। यस सर। एक काम करो, अपने साथ एक छोटी सी टीम लेकर ताड़ाताड़ी पार्था के घर पहुंचो। सर, कैमरे वाले को भी लेना है क्या? पहली बार अकलमंदी की बात की है, ले आना। पुलिस ऑफिसर ने घर के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि वो अब एक बार और घर की तलाशी लेना चाहता था। कुछ देर में पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया और पीछे पीछे स्टेशन से बाकी टीम भी आ जाती है। बोलिए सर, क्या करना है? तलाशी लेनी है। मुझे पता है कि हम बहुत बार इस घर की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन इस बार हम सेकंड फ्लोर की तलाशी लेंगे, जहां अभी तक हम नहीं गए हैं। ओके सर। पुलिस ऑफिसर और उनकी टीम घर के अंदर घुसी और सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। उन्हें एक भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी और सभी डरने लगे। ऐसा सुनाई पड़ता है मानो कोई विस्पर कर रहा है। सर, ये आपको भी सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम आगे चलो। सर, कैसे चलूं? डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? सर, ये घर वैसे ही इतना पुराना है, ऊपर से यहाँ कितनी लाशें मिली हैं, हमें तो डर लगेगा ही। ऊपर से पता नहीं ये मंत्र कौन पढ़ रहा है। कौन है ऊपर? से कोई जवाब नहीं आता है। सर, मैं तो बोलता हूँ वापस चलते हैं, बाद में आते हैं। नहीं, अभी चलेंगे, चलो चुपचाप। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किसी ने बिल्कुल धीमी आवाज में म्यूजिक प्लेयर चला रखा था और वो आवाज रूम में फिट किए हुए स्पीकर से आ रही थी। वो आवाज हर एक कमरे से आ रही थी और कमरे बिल्कुल खाली थे। करने पर पता चला कि वो आवाज जॉयस मेयर की थी, जो यूएस में रहने वाले एक स्पिरिचुअल गुरु थे और जिन्हें लोग स्पिरिचुअल बाइबल पर उपदेश देने की वजह से जानते हैं और दुनिया भर में उनके काफी अमाउंट में फॉलोअर्स भी हैं। पार्थो के पास उनके उपदेश की कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जिन्हें वो पूरे दिन घर में प्ले करके रखता था। पुलिस की टीम ने सेकंड फ्लोर पर जाते समय काफी ज्यादा डर एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉरर स्टोरीज में होता है। पुलिस को इस बार वहां से कुछ ड्राइंग बॉक्स मिले जिसमें डॉग्स और मंकीज के स्केचेस बने हुए थे। अलग अलग पोस्चर्स थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी बहुत ही छोटे बच्चे ने बनाए हैं।
पुलिस को घर में से 8 लैपटॉप्स भी मिले। पुलिस सब कुछ लेकर सील करके एविडेंस बॉक्स में डालकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वहां पहुंचकर पुलिस इंटरोगेशन रूम में जाकर पार्थो को राउंड अप करना शुरू कर देती है। वो उसे स्केचेस दिखाकर उनके बारे में पूछने लगते हैं। ये स्केचेस किसके हैं पार्था, और किसने बनाए हैं? पार्थो चुपचाप बैठा रहा। बोलो पार्था। वो उससे जॉयस मेयर की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने लगे और उसके घर में से जो 8 लैपटॉप्स मिले थे उनके बारे में भी। लेकिन पार्थो सबको नकारते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस ऑफिसर ने पार्थो से बहुत सवाल पूछे, लेकिन उसने कुछ चीजों का उल्टा जवाब दिया और कुछ चीजों का जवाब ही नहीं दिया। जब पुलिस ने थोड़ी छानबीन की तो यह भी पता चला कि शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थी और उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती थी। रॉबिन्सन स्ट्रीट की यह प्रॉपर्टी लोगों की आंखों में बसी हुई थी। कोलकाता के रियल एस्टेट माफिया भी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे। पुलिस के सामने केस क्लियर नहीं हो पा रहा था। सबूतों की कमी होने की वजह से पुलिस को चार्जशीट दर्ज करने में भी दिक्कत हो रही थी। उनके सामने जो भी सबूत थे वो थोड़े वीक थे। पुलिस के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज था। ऑफिसर के पास में जो सबूत थे वो सब पार्थो की मेंटल स्टेट के सामने कमजोर थे। ऑफिसर को यह समझ आ गया था कि कोर्ट पार्थो की मेंटल कंडीशन को थी। जब पुलिस को नई तादाद में नोट्स मिलना चालू हुए तो वक्त आ गया था कि लगा कि इस घर के लोग आपस में के लिए भी नोट्स क्या करते थे। पुलिस ने टाइम लिया, लेकिन चार्जशीट फाइल कर लापरवाही और पब्लिक न्यूसेंस का चार्ज लगाया गया, जिसमें पार्थो पर एविडेंस से छेड़छाड़ करने का चार्ज भी लगाया गया। साथ ही उस पर घर में डेड बॉडीज रखने के और पुलिस को ना बताने का चार्ज लगाया गया। पार्थो पर आईपीसी के सेक्शन 268, पब्लिक न्यूसेंस और 269 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज के तहत चार्जेस लगाए गए और उसके साथ उस पर कुछ और भी धाराएं लगाई गई। उसे 6 महीने तक की सजा सुनाई गई। जब पुलिस ने पार्थो को ऑफिशियली अरेस्ट किया तब वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने पार्थो को मेंटली इल घोषित कर दिया और डॉक्टर की एडवाइस पर उसे कोलकाता के पवलव हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। जब कुछ समय के बाद पार्थो पवलव हॉस्पिटल से रिहा हुआ तो उसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रखा गया। पर कुछ समय के बाद सिस्टर ब्लेसिला ने बताया कि अब पार्थो डे यहाँ नहीं रहता है। वो यहाँ 1 से 2 महीने ही रहा। सिस्टर ब्लेसिला ने बताया कि वो इस बात से अनजान थी और न ही पार्थो ने कभी भी अपनी प्रॉपर्टी मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ऑफर की थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो पार्थो के डेवलपमेंट पर लगातार नजर रखे हुए थे, क्योंकि पार्थो की दिमागी हालत सही नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी और वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता था। ऑफिसर ने यह भी बताया कि सिंगापुर से साइंटिस्ट की एक टीम कोलकाता आई थी पार्थो के केस को स्टडी करने के लिए, लेकिन उन्हें यह केस बहुत ही बेतुका सा लगा और वो निराश होकर खाली हाथ वापस लौट गए, क्योंकि पार्थो के स्टेटमेंट्स में बहुत ही इनकंसिस्टेंसी थी। जो वो बताता था और जो वो लिखता था उसमें बहुत अंतर होता था और वो एक दूसरे से मेल भी नहीं खाता था। कुछ समय बाद लोगों का ध्यान केस पर से हट गया और सेंट्रल कोलकाता की एक आलीशान प्रॉपर्टी को पुलिस ने सील कर दिया। लेकिन जब केस चल रहा था तब मीडिया के बीच में केस की हवा बहुत गर्म थी और मीडिया आए दिन अपने हिसाब और एजम्पशंस के बेस पर नई नई न्यूज बनाती रहती, जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट भी बना रहे। यह केस अपने आप में एक अनोखा था, जिसने कोलकाता के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिसने मीडिया को मजबूर किया कि वो केस से भी ज्यादा बेतुकी न्यूज कवर करे। 3 नंबर घर के आगे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग ग्रुप बनाकर घर के आगे जाते और खड़े होकर फोटो खींचते, जिसमें घर बैकग्राउंड में दिखाई दे। रॉबिन्सन स्ट्रीट पर मौजूद ये घर लोगों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पास में एक छोटा दुकानदार था। वो पहले के दिनों में कुछ ही कप चाय बेचा करता था
पर जब से घर से लाश और स्केलेटन मिले थे तब से वो दिन के 650 यानी 650 कप चाय बेचने लगा था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजर ने तो नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे कि यदि उन्हें इस साल कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर थीम्ड दुर्गा पूजा के लिए चाहिए तो। लेकिन कुछ टाइम के बाद पार्थो डे की मौत से वो अजीब हाउस, जिसे हिचकॉक हाउस भी कहते थे, इस पर सट्टेबाजी का माहौल ट्रिगर हो गया था। जब से पार्थ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, हर जगह ये अफवाह थी कि उसने अपना हिस्सा किसी पड़ोसी को बेच दिया है। लेकिन जब पार्थो की डेथ की न्यूज बाहर आई तो उसके पड़ोस में किसी ने ये बात कंफर्म नहीं करी। पार्थो के अंकल अरुण ने उसके मरने की खबर दी, जो अभी भी उसी घर में रह रहे थे। कुछ अनसुलझी पहेलियों के साथ पुलिस ने भी ये केस हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था और आज भी कई सारे राज हमेशा के लिए राज बन के पार्थो की मौत के साथ दफन हो चुके थे।